आप सबको आवाज़ ठीक तरह से आ रही होगी और वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा। हम्म हम्म, ठीक बात है। बहुत सारे लॉज हैं जिनके बारे में बात होगी एक एक करके आज, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में भी आ रहा होगा कि किस प्रकार के लॉज, किस प्रकार के रूल्स चल रहे हैं जो बेसिकली आपके फ़ायदे के लिए नहीं, आपका नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। चलिए इन सब पर बात करेंगे आज, और फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। जब तक आप लाइक और शेयर करते हैं तब तक हम समय का सदुपयोग कर लेते हैं। और यदि आप तक हमारे वीडियो पहुंच रहे हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कृपया कर इस लाइव की फ़ीस अदा कर दें, क्योंकि कोई भी लाइव फ्री नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, यदि आप लोग लाइव देखते हैं तो कृपया कर क्यूआर कोड को स्कैन करके और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कर दें। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं उनके लिए patreon.com/नितिन शुक्ला, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। ये इसलिए क्योंकि ये जो चैनल चलता है आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही चलता है। यूट्यूब के 2 चैनल हैं, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और एक डब्बा खुलेगा, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा सबसे ऊपर। t.me/nshukla इस लिंक से जुड़ जाइए। ट्विटर पे @NSU365 को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम को शेयर चैट ट्विटर पर @NShukla को फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा 2 गूगल फॉर्म दिए हुए, दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वीडियो की, वहाँ से अपने अपने हिसाब से अपना गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। वॉलंटियर वाला फॉर्म सिर्फ उन लोगों को भरना है जिनको काम आता है, ठीक है। हेमंत शाह जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो के बताने के लिए। जजेस आर ब्रेकिंग लॉज, बना तो नहीं सकते पर बना रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। चर्चा करेंगे सर इसी पर, बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर, तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या जो चल रहा है देश के अंदर, और किस किस प्रकार से नए नए कानून रोज़ बनते चले जा रहे हैं। बहरहाल, तो चलिए सबसे पहले जो है कुछ वो बात कर लें जो हमने कल एनालाइज़ किया था। और कल हमने सरसंघ चालक मोहन भागवत जी की स्पीच को एनालाइज़ किया था। उसमें तमाम सारी महिला सशक्तिकरण की बात करी थी। प्रधानमंत्री मोदी भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, नारी शक्ति को मजबूत करने में 130 करोड़ भारतीयों की जीत। बालिका शिशु मृत्यु दर में कम आई, बालक में भी आई, बालिका में भी आई, दोनों में कम आई। लेकिन कुल मिलाकर एक जो फेमिनिज़म का जो एक एजेंडा है वो कहीं ना कहीं छीना जा रहा है लेफ़्ट लॉबी से, जो लेफ़्ट विंग है उससे। और लेफ़्ट इससे बहुत तिल मिलाया हुआ भी है, सच्चाई ये है। लेफ़्ट बहुत परेशान भी है, क्योंकि ये जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुछ महिलाओं ने कमेंट की कि यदि इस प्रकार से कानून बनते रहे तो लड़के जो हैं वो दूर भागने लगेंगे, पुरुष महिलाओं से दूर भागने लगेंगे, और ऐसी स्थिति यदि रही तो दोनों के बीच जो है एक अलग प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाएगा। और ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाएगा जिसको कि फिर कहें कि नॉन रिपेरेबल लॉस हो जाएगा। और ना सिर्फ नॉन रिपेरेबल लॉस होगा, मतलब ये स्थिति ऐसी आ जाएगी लड़के शादी करने से मना कर देंगे। तब क्या करेंगे जब लड़के शादी करने से मना कर देंगे? तब कहाँ जाएगी बात? तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हमको सबको समझनी पड़ेगी। हमको इसमें जो है कानून तमाम जो बन रहे हैं उसमें देखना पड़ेगा। अच्छी बात है, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट्स काम कर रही हैं वो तो कहीं ना कहीं सही समझ में नहीं आता। ठीक है ना। चलिए, तो जो हम बात कर रहे थे विमेन एम्पावरमेंट की, वो लगातार जो है उस एजेंडे पर सरकार चलती हुई और उस पर लगातार बात होती हुई। तो आखिर ऐसा क्या है कि सरकार इस पर बात करना चाह रही है? एक्चुअली इस पर बात करने की नौबत इसलिए आ गई, और सरकार भी इस एजेंडे को इसलिए लेना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को ये दिख रहा है कि इससे फ़ायदा होगा। ना सिर्फ फ़ायदा होगा, अगर इस मुद्दे को छोड़ दिया तो लेफ्टिस्ट जो है इस मुद्दे को लेकर दौड़ेंगे और फिर जो है कुछ का कुछ इसका तिल का ताड़ बनाएंगे। तो ये कुल मिलाकर कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी, जो हमको समझनी चाहिए। चलिए और आगे चलते हैं। तो साहब, फिल्म आ रही है आदिपुरुष, उसको लेकर सौरभ गुर्जर हैं, इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने साइड बाय साइड अपनी फ़ोटो लगा दी और जो है एक ट्वीट करके मेकर से कहा, मुझे ही बोल देते ओम राउत साहब,
तो कहते हैं कि उनसे अच्छी तो मैं आपको वेशभूषा में भी दिखता और ज़्यादा अच्छी एक्टिंग भी कर देता, मुझे ही बता देते कम से कम। तो बहरहाल कुल मिलाकर ये चीज़ें अभी भी चल रही है, आदिपुरुष को लेकर तमाम सारी बातें चल रही हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का जो है उनके भी बयान आने शुरू हुए हैं, थोड़े घबरा भी गए हैं और तमाम सारे लोगों को मैदान में भी उतारा गया है कि भाई जो है ये फिल्म ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, इसको एक बार देखना चाहिए। बहरहाल जिन लोगों ने प्रीव्यू देखे वो लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आइए अब ज़रा एक बात करें। अभी तक हम हार्ट अटैक्स की बात कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी ही गजब की चीज़ एक देखने में आई है, और ये वीडियो कहाँ का है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन महिषासुर का जो है ये वो चल रहा था, वध का मंचन चल रहा था, और तभी कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो समय पर जो है रोक लिया गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। सबको लग रहा है ये मंचन चल रहा है, पर यहाँ तो असली वाली माता सवार हो गई इन पर। तो सब लोग सोचे कि मंचन चल रहा है, मंचन मंचन में पता नहीं चला कब असली वाली माता सवार हो गई, और महिषासुर का जो किरदार कर रहे थे बाल बाल बच गए। लोगों ने सही समय पर पकड़ लिया, नहीं तो असली वध हो जाता स्टेज के ऊपर ही। बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिल रही हैं पिछले कुछ 2-3 साल से। बड़ी हैरानी हो रही है इन सब चीज़ों को देखकर, और बड़ा कमाल की बात है, बड़ी ही अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। आपको नहीं लगता कि कुछ अजीब हो रहा है? आपको नहीं लगता कि कुछ एक अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई? खैर चलिए, इसके बाद दशहरा यानी रावण का वध और रावण का पुतला जलाना। तो रावण का जो पुतला जलाया जा रहा है साहब, बड़े सालों से आप जला रहे हो, इस बार रावण ने कहा ना ऐसे नहीं, मुझे ही अकेले अकेले जलाओगे, मज़ा नहीं आएगा। मौलिक पांचाल जी प्रणाम भैया। देखें ज़रा क्या हुआ। रावण का पुतला जल रहा है, रावण ने भी पलट के रॉकेट छोड़ दिए। बड़ा ही रिस्की मामला था भाई। तो अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि पुतले के अंदर एक परंपरा सी आ गई, एक कब से आई है मालूम नहीं, लेकिन परंपरा सी हो गई, उसके अंदर पटाखे भरेंगे। कभी नहीं भरने चाहिए। अक्सर ये पटाखे जब फूटते हैं तो इनके साथ में गुच्छे के गुच्छे जो होते हैं आग के जलते हुए, वो भी इधर उधर पब्लिक के बीच में जाते हैं। तो भविष्य में आप कभी किसी भी
रामलीला में या ऐसे रावण के इसमें जाएं पुतला जलाने में, तो एक बार इंश्योर कर लें कि उन्होंने पुतले में पटाखे भर रखे हैं क्या, और अगर पटाखे भर रखे हैं तो बिल्कुल उस जगह खड़े मत होइए, क्योंकि आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, आपके परिवार के लिए। हमने कल भी एक वीडियो दिखाया था जहाँ रावण पूरा गिर गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है बड़ी अजीब सी चीज़ है, समझ में नहीं आता क्या ज़रूरत होती है इसके अंदर पुतले भरने की। भाई रावण को जलाना है, बस रावण जला लीजिए। शालीनता हम लोग खोते चले जा रहे हैं कहीं ना कहीं, उसका नतीजा है जो मैंने कहा ना कि आंदोलित ज़्यादा है, हो हल्ला ज़्यादा करना है, कैसे करना नहीं मालूम, बस हो हल्ला करना है, वो करना है, क्यों करना है नहीं मालूम, बस करना है। रावण को जलाना ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं करना है, भिगोना क्यों नहीं है, तोड़ना क्यों नहीं है, मारना क्यों नहीं है, ये नहीं मालूम, लेकिन बस पटाखे भर देने उसके अंदर। रोज़ एक नया कुछ चलन आ जाता है और लोग उसको करने में जुट जाते हैं। फिर उसके बाद में फिल्म में देखते हैं तो उनको बुरा लगता है, साहब इसके तो मूछें नहीं, इसको तो फलाना नहीं, इसका ठिकाना नहीं है। भाई जब आप इतने क्रिएटिव हो तो सामने वाला भी तो क्रिएटिव हो सकता है, फिर उसका बुरा क्यों लगता है। तो आप अपने धर्म का मजाक खुद से मत उड़ाइए, ठीक है। रावण के अंदर पटाखे मत भरिए, यह आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, जो देखने आ रहे हैं उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तमाम सारे उन लोगों से मेरी अपील है जो लोग रावण को लेकर ये प्रोग्राम्स करते हैं। मनोज मंत्र इज द राइटर ऑफ अधिपुरुष अमोल जस्टिफाइंग द इस्लामाइजेशन एज मॉडर्न कॉपीवर्ड इक्वेटिंग सनातन विद इस्लाम हिस्ट्री। रॉबिन जी कुछ कर नहीं सकते, पैसा लग चुका है, अंटे शंटे पैसा लग चुका है फिल्म बनाने में, अब पिटने का डर है, तो अब उसको कहीं ना कहीं डिफेंड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रोजी रोटी कैसे चलेगी, है ना। तो ये वाली बात है, इसीलिए बाकी लोग भी निकल कर आए हैं, शायद संभवतः समझाने के लिए। वो इंटरव्यूज़ भी इसीलिए हो रहे हैं कि आपको समझाया जाए कि ये मूवी ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, ठीक है ना। बाकी जनता के ऊपर है, जनता को डिसाइड करना। हम तो देखते ही नहीं है ना अच्छी ना बुरी, तो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इट इज़ अप टू द पीपल, दे वांट टू डिसाइड कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। सो बस यही सब है, चलता रहेगा। खैर, तो जनता डिसाइड करे क्या है क्या नहीं है। तो ये कहाँ की घटना थी, ये किधर की घटना थी जो ये जो है अभी हमने आपको दिखाया। आइए वो देखते हैं। रावण का पुतला भीड़ पर ही छोड़ने लगा अग्निबाण, लोगों ने भागकर बचाई जान। तो लोगों ने भागकर जान बचाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में रावण दहन के दौरान ये अनोखा हादसा हो गया साहब, लोगों ने भाग भाग कर अपनी जान बचाई, है ना। खैर, तो चलिए साहब, ऐसा भी होता है, ये भी चीज़ है, कोई नहीं। आइए और आगे बढ़ते हैं। संदीप साहू जी, धन्यवाद भैया। तो और कौन कौन आ रहा है, अब रावण का पुतला चल रहा है, देखने तो सबको आना है, तो देखने कैसे आए, ये भी है। तो चलो साहब, दशहरे का मेला भी देखना है, लेकिन लोग देखने भी नहीं देंगे, फतवा निकल जाएगा, तो करें क्या, तो पर्दा कर लो। दशहरा मेले में बुर्का पहनकर आया शख्स, चाल देखकर हुआ शक, ऐसे हुआ खुलासा। एकदम अकड़ के सीधे सीधे चल रहे होंगे, अब लड़कियों की तरह तो आएगा नहीं चलना, आदमी कैसे चल लेगा भाई, हाँ वैसे कैसे चल लेगा महिलाओं की तरह, तो पकड़ में आ गए साहब। वैसे मटक मटक के नहीं चल पा रहे थे, ठीक है ना। अबे थोड़ी शर्म करो, कहाँ तुम्हारा काया और कहाँ महिलाओं की बॉडी अलग से दिख जाता है। तुम भैंसे से, गेंडे से, सांड से उसके अंदर घुसे हुए हैं, कमाल है। इतना शौक है दशहरा देखने का, बेचारा बुर्का पहन के आए, लोगों ने पकड़ लिया, अरे रे 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 रे। खैर, भागने की कोशिश करी तो लोगों ने पकड़ लिया एकदम से। भाई बुर्का खोला तो दाढ़ी वाड़ी सब निकल आई, बोले भाई ये तो पकड़ो इसको। नॉट श्योर व्हाट टू फाइट, डिप्रेस्ड, अभिषेक प्रसाद जी। क्यों, क्या हो गया भाई, ऐसी क्या बात है, ठीक है। तो चलो साहब, ये भी है। खैर, वो जो है पुलिस के सामने भी अजीब वरीब बातें करने लगा, बोला अल्लाह की मर्ज़ी से आया और अल्लाह चाहेंगे तो उसे सज़ा, तो ही उसे सज़ा मिल पाएगी। रब की मर्ज़ी नहीं कि मुझे सज़ा दे सके, दुनिया में किसी की मर्ज़ी नहीं कि रब के बिना मुझे सज़ा दे सके। तमाम सारी इस तरह की बातें, एक जिहादी माइंडसेट टाइप की बातें। तो बहरहाल पुलिस ने फ़िलहाल इनको पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया। इतना कमाल है, पता नहीं, शुक्र है भगवान का कि भाई। तो अलग अलग दशहरे की बड़ी अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। दशहरे के मेले की एक और तस्वीर आ रही साहब, अनोखी तस्वीर है। पहले इस तस्वीर को देखिए, फिर आगे बात करेंगे।
अब ये क्या हुआ मामला भाई, कान में पुंगी बजा दो एक दूसरे के। इनको पुंगी बजाने का शौक था, दशहरे के मेले पर आए थे साहब, मध्य प्रदेश की घटना है, दशहरे के मेले पर आए थे, तो वहाँ पर इन्होंने ये पुंगी खरीद ली, वो बजाते घूम रहे थे, और जैसे ही महिलाएं बगल से निकलें तो और ज़ोर से बजाते। कुल मिलाकर महिलाओं को छेड़ रहे थे। पुलिस ने देख लिया, पुलिस के हाथ चढ़ गए। पुलिस ने बुलाया, बेटा इधर आओ, बहुत अच्छी पुंगी ली है, कहाँ से खरीदी? बोले यहीं से, बहुत अच्छी बजती है, बजाओ। बजाया, बोले और ज़ोर से बजाओ, और ज़ोर से बजा के दिखाया। बोले हाँ अच्छे से बजा लेते हो। बोले आप एक दूसरे के कान में बजाओ बेटा। एकदम से महिलाओं के पास जाके पीछे से एकदम से पुंगी बजा दे तो वो एकदम से घबरा जाए, डर जाए। तो इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। पुलिस ने इनके मज़े ले लिए, कान पकड़ के उठक बैठक लगवाई। वीडियो पूरे गांव में, पूरे समाज में वायरल हो गया। अब मुंह छुपाते घूम रहे हैं। बताएं तो बताएं क्या कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया? अब ये बताना पड़ेगा। महिलाओं को छेड़ा तो मम्मी चप्पलों से मारेंगी, बहनें भी घर में चप्पलों से मारेंगी। तो ये भारतीय समाज है, ये हिंदू समाज है, यहाँ ऐसा ही होता है। अब ये खैर हिंदू थे या जिहादी थे तो भगवान ही मालिक, लेकिन फ़िलहाल जो है इनका भोंपू बज गया अच्छी तरह से। गुरुजी आपकी बात मानता नहीं था कि सच ज़मीन फाड़ के भी बाहर आता। मुझे हमेशा से ऐसा लगता कि ऐसा कुछ नहीं होता नहीं, पर आज यकीन हो गया। सॉरी सर जी। नहीं उत्कर्ष ठक्कर जी, कोई बात नहीं, सॉरी क्या बात है। सब अपने अपने एक्सपीरियंस है। जो लोग यहाँ आते नए नए, उनको, बहुत सारे लोगों को मुझ पर भी विश्वास नहीं होता। तो वो एक पंच लाइन है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले देख लो भाई, फिर विश्वास करो। तो खैर अलग अलग घटना है साहब दशहरे की। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से यहाँ से एक अनोखी घटना आ रही है माता के विसर्जन की, जरा देखिए। कुशीनगर में नेबुआ नौरंगिया इलाके में विसर्जन के लिए जा रही प्रतिमा को दूसरे समुदाय के युवकों ने रास्ते में रोक दिया, जिससे दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। ये लगातार हो रहा है कुशीनगर में, अगर आपको याद हो तो। इससे पहले भी दिखा चुका हूँ मैं। राम बारात भी रोकी गई, तमाम सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं, नॉन स्टॉप। ठीक है, बोले यहाँ से नहीं निकलेगा कुछ भी। और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में विवाद के बाद झड़प हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके मामले को शांत कराया और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं इलाके में तनाव की स्थिति फिर नहीं बनी। इसे लेकर एसपी ने फोर्स को तैनात कर दिया है। तस्वीरें वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कुशीनगर में विवाद के बाद मारपीट हो गई। एक मूर्ति अपने परंपरागत मार्ग से जा रही थी। इसी मार्ग पर एक वाहन खड़ा था, जिस वाहन के संदर्भ में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इस वाहन को हटवा दिया गया तथा मूर्ति अपने परंपरागत मार्ग से पूरे गांव का भ्रमण करके सकुशल अपने रीति रिवाज के साथ नदी में विसर्जित हुई। पुलिस द्वारा इस अवैध रूप से खड़े हुए वाहन को सीज कर दिया गया है और इस संदर्भ में जो भी व्यक्ति संदिग्ध थे उनमें से 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। मौके पर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। चलिए साहब, तो जहाँ थोड़े से भी मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे, आप वहाँ से जो है आप अपनी कोई मूर्ति विसर्जन वगैरह नहीं कर सकते, उस रास्ते से नहीं ले जा सकते। हमारे यहाँ से नहीं निकलेगा, निकलेगा तो फिर दंगा करेंगे हम। और इसको आप बोल भी नहीं सकते। बोलोगे तो क्या होगा? तो वकार हाशमी जी आए हैं, कहते तेरा सरतन से जुदा होगा। बोलोगे तो सरतन से जुदा हो जाएगा। कमाल है साहब, मतलब ऐसी धमकी खुले में। नहीं, वहाँ तक तो ठीक है, करोगे कैसे? वहीं बैठ के ऐसे कैसे कर पाओगे? मुझे कहाँ ढूंढोगे? बता दो अपना, हम आए तुम्हारे यहाँ, कराते हैं सरतन से जुदा। फ़ोन नंबर पता होता कुछ दो तो फिर आए, कुछ बात हो, कुछ चीत हो। ऐसे कैसे काम बनेगा? वहाँ से बैठे बैठे आपने ऐसे धमकी दे दी है, ऐसे काम बनेगा? चलो, खुश हो गए तुम? खुश हो जाओ। तो इंदौर के मध्य प्रदेश में भी सर कुछ ऐसी घटना हुई, सरतन से जुदा वाली टाइप्स। देखें, यहाँ पर भी मेले में ही हुआ सर। ये देखिए, ये कुछ लड़के आए और इन्होंने ये मारना शुरू किया एक लड़के को। और ये देखिए, ये इसको खींचा और ये मारा इसको। और अब ये देखिए, अब ये चाकुओं से मारना, ये मारा चाकू, ये गिर गया। अब क्योंकि इंदौर था, ये देखिए लोग लठ वठ लेके आ गए। ये देखिए, ये लोग लठ वठ लेकर आ गए। यदि यही दिल्ली विल्ली होता तो कुछ ना होता। ये देखिए, लोग आ गए, जनता आ गई तो ये भाग खड़े हुए। दिल्ली में आपने देखा ना कैसे हुआ, दिल्ली में आपने देखा कि कैसे हुआ।
सामने सामने लोग मार रहे हैं और लोग देखते रहते हैं। इंदौर में लोग लट्ठे लेकर आ गए। ये क्योंकि दिल्ली से छोटा शहर है, आप इससे और छोटे शहर में जाएंगे, कमोवेश स्थिति बदलती चली जाएगी। ये मध्य प्रदेश का इंदौर है, सबसे शांत इलाका माना जाता है, मालवा का इलाका माना जाता है, बहुत ही कहना चाहिए एकदम शांति प्रिय इलाका है। मध्य प्रदेश में और इलाके हैं, भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, चंबल का इलाका बोलते हैं इसको। यहाँ का पानी बिल्कुल ही अलग है। यहाँ लड़ाई दो में हो रही होती है, तीसरा घुस जाता है, वो फायर ठोक देता है धम्म से। तो यहाँ कुछ अलग ही है। तो क्या होता है, जितनी छोटी जगह पे आप जाते हैं ना, उतना आप सेफ हो जाते हो। वहाँ के लोग ना आपके लिए लड़ने के लिए, जो नहीं भी जानता होता ना, शहर में आपको नहीं जानता, वो भी आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बड़े शहरों में क्या मतलब है, आदमी दूर हो जाता है। हमें क्या मतलब है, मुंबई इतना बड़ा शहर है, सामने मर्डर होता साहब, आदमी बिल्कुल ऐसे हाथ झाड़ के निकल जाता, अपनी कॉफ़ी भी नहीं छोड़ता, पीता रहता है, अच्छा चाय पीता पीता निकल जाएगा। तो ये स्थिति है, ठीक है ना। तो बड़े शहर जितने होते हैं उधर आप उतने अनसिक्योर्ड हो जाते हो, और छोटे शहर होते हैं वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर ये बात है। खैर, तो इंदौर के लोगों ने दम दिखाई, तो ये बच्चा बच गया, नहीं तो इसकी भी लंका लग जाती। आइए और देखें, देवी प्रतिमा को विसर्जित करने कुछ लोग जा रहे थे, तब क्या हुआ। तो साहब ये स्थिति कहाँ की थी। ये स्थिति अचानक से, जो फ्लैश फ्लड जिसको बोलते हैं ना, वो आया, और ये जलपाईगुड़ी में आया। लोग माता के विसर्जन के लिए गए थे, कई सारे लोग बह गए इसमें। 8 लोगों के शव अब तक मिल चुके हैं, कई सारे लोग अभी भी लापता हैं। तो क्या ये एकदम से हुआ या फिर इसके बारे में मालूम था। आइए देखें। केंद्र सरकार की एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, अलीपुर, कोलकाता। इन्होंने बाकायदा नाउकास्ट वेदर वार्निंग, बाकायदा वेदर वार्निंग दी थी, और येलो में दी थी, ठीक है ना। और कौन कौन सी जगह बताई थी, देखिए आप। लाइट टू मॉडरेट रेन विद थंडर लाइकली टू कंटिन्यू ओवर सम पार्ट्स ऑफ मालदा, नॉर्थ एंड साउथ दिजनापुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जहां ये हुआ, एंड कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इन नेक्स्ट 2 to 3 hours।
इसके बावजूद प्रशासन ने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया, ठीक है, कोई संज्ञान नहीं लिया, तब ये घटना होती है। कमाल की बात है, इतने सारे लोग जो बह गए, इसमें अब किसका दोष मानेंगे आप? किसका दोष मानना चाहिए? क्या ये इसको एक्सीडेंट माना जाए, या फिर इसको ये माना जाए कि ये तो सरासर लेतलाली है, लापरवाही है, नेग्लिजेंस है भाई। जलपाईगुड़ी माल रिवर फ्लैश फ्लड, दुर्गा विसर्जन के दौरान नदी में अचानक आई बाढ़, बह गए दर्जनों लोग। देखें दहलाने वाला वीडियो, तो वो तो हमने आपको वीडियो दिखाई दिया। तो दर्जनों लोग बह गए, 8 लोगों के शव अब तक जो है निकाले जा चुके हैं। अभी भी कई सारे लोग लापता हैं, पता ही नहीं है कहाँ गए। सोचिए आप, कितना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। आए तो किसी खुशी में थे और गम में बदल गया, अपनी गलती से। इसमें लोगों की भी गलती है। आपको पानी में इतना जाना ही नहीं चाहिए, और जब पानी बढ़ता दिख रहा है, वेग दिख रहा है, तो आपको पानी में कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, तुरंत आपको बाहर निकल आना चाहिए। और ख़ासकर रात के समय पानी में बिल्कुल कतई पैर ही ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वन बाबू जी ने कल मुस्लिम पॉपुलेशन विस्फोट के लेके स्पीच दिए, ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब तो मिजोरम मणिपुर में भी बुरा हाल है, प्लीज़ सोशल एनालिसिस ऑन दिस, थैंक यू। पीएनसी अभिषेक जी, कल हो गया ना इस पर एनालिसिस, कल कर लिया सर, दोबारा करेंगे तो कौन देखेगा? कल का आपने वीडियो नहीं देखा शायद, है ना। सीएस जी धन्यवाद भैया। खैर, तो ये स्थिति है और बड़ी विडंबना है, बड़ी विचित्र स्थिति है कि लोग जाते उसमें हैं और ये हो जाता है। अब कोई सज्जन ये हैं आशीष बसनेट जी, भाई साहब क्या समस्या है आपको, मुझे समझ में नहीं आता। इससे पहले भी मैंने देखा आपने 2-3 बार कमेंट किए, ये न्यूज़ पुरानी है, ये न्यूज़ ऐसा है। आप हर न्यूज़ को गलत कैसे बताने का प्रयास करते हो, हैं? मुझे समझ में नहीं आता। चलो, यही वीडियो दिखाया मैंने आपको, जलपाईगुड़ी माल फ्लैश फ्लड रिवर, यही है वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी दुर्गा माता विसर्जन, यही दिखा रहा हूँ, कुछ और तो नहीं दिखा रहा। जो छपा वही दिखा रहा हूँ ना। बड़े अजीब लोग हो यार आप लोग, आपको विश्वास नहीं होता फिर भी आप देखने भी आते हो, फिर आप लगातार गलत कमेंट भी करते हो। हर न्यूज़ के बारे में आप गलत कमेंट करते हो लगातार, मैंने कई बार देखा। अभी पीछे भी कुछ न्यूज़ दिखाई थी, उसमें भी आपने बोल दिया पुरानी है, जबकि वो न्यूज़ उसके 7-7 दिन बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है। तो बड़ी हैरानी होती है मुझे देखकर सर। अगर विश्वास नहीं है तो मत देखा कीजिए, ऐसे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कि आपको देखना है। गलत कमेंट मत कीजिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए, है ना। अगर आप यहाँ आए ये गुमराह करने की भाई नितिन शुक्ला को लोग नहीं पसंद करेंगे या उस न्यूज़ को हम गुमराह कर देंगे तो लोगों को लगेगा पुरानी न्यूज़ या गलत न्यूज़ बता रहे हैं, तो आप दिमाग से उतार लेना, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि जो थोड़ा सा भी जिसके अंदर दिमाग है ना, वो जाकर जो है ईजीली इस न्यूज़ को देख लेगा, कहीं भी वेरीफाई कर लेगा, जितनी भी न्यूज़ है, ठीक है। तो ये कहना कि ये न्यूज़ जलपाईगुड़ी की नहीं है तो बड़े शर्म की बात है। तो आप हमें बता दीजिए ये न्यूज़ कहाँ की है, हम वो नाम बता देंगे, बता दीजिए कहाँ की है। आप जगह चेंज कर दोगे, डेमोग्राफी चेंज कर दोगे उठा के पूरी, हाँ यहाँ का नहीं वहाँ का, सॉरी ज्योग्राफी चेंज कर दोगे पूरी उठा के, यहाँ का नहीं वहाँ का। कमाल आदमी हो सर आप, हैं? ऐसा मत कीजिए भाई, जानकारी रखा कीजिए। और ये तो कोई आज की कोई ऐसी बिल्कुल एकदम फ्रेश न्यूज़ नहीं है ना। ये कल रात को हो गया था, ये कल रात की न्यूज़ हम दिखा रहे हैं। हमारे पास कल रात भी वीडियो थी, लेकिन कल हमारे पास जगह नहीं थी दिखाने की, इसलिए कल हमने दिखाया नहीं इसको, इसलिए आज दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बातें मत किया कीजिए, बड़ा बुरा लगता है सर, बहुत हमको बहुत बुरा लगता है। पहले भी आपने 3-4 बार इस प्रकार के कमेंट किए कुछ लोगों ने, तो थोड़ा सोचा कीजिए। 7 दिन बाद बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में आता, कभी 3 दिन बाद आता है ना। अब हम आप लोगों के कमेंट लेकर वो शो करना शुरू करें कि आप इतने बुद्धू हैं, इतने मूर्ख हैं कि आपको नहीं मालूम, देखो अगले दिन या 3 दिन बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है, तो अच्छा लगेगा क्या? मज़ा नहीं आएगा सर, ऐसा मत कीजिए। आप जिस एजेंडे से आए, जिसने आपको भेजा है, वो एजेंडा यहाँ पूरा नहीं हो पाएगा, आप इसको समझिए, है ना। बहुत सारे चैनल वाले जो ये चाहते हैं कि यहाँ आकर इस प्रकार के कमेंट कर दो, तो आदमी वो कमेंट ही देखता रहेगा और वो सोचेगा कि ये न्यूज़ गलत है। सर ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमारे यहाँ बहुत समझदार लोग हैं, अगले दिन मुझे मेंशन करते हैं, कम से कम पर डे के 50 से 100 मेंशन होते हैं पर डे के, सर ये न्यूज़ देखो अब आ रही है बाद में, ठीक है। तो इतने मूर्ख लोग नहीं हमारे यहाँ, बहुत समझदार हैं, बाल की खाल निकालने वाले बैठे हैं, ठीक है। तो सर ये न्यूज़ हो गई, ठीक है ना। और एक न्यूज़ लेते हैं और देखें,
रीवा एक्सीडेंट, मौत की ट्रॉली ने मचाया हाहाकार, मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं में से 3 की मौत। यही कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार को कहना पड़ा कि भैया आप ट्रैक्टर ट्रॉली का सिर्फ माल ढुलाई में इस्तेमाल करेंगे, लोगों को बैठाने में नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। माता के विसर्जन पे 90% भारत के अंदर जो माता विसर्जन के लिए जाती हैं वो ट्रॉली में जाती हैं, और लोग भी ट्रॉली में बैठे होते हैं। विसर्जन करके ट्रॉली में बैठ के आ रहे थे, ट्रॉली पलट गई, 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मैंने कहा ना इस बार कुछ बड़ा अजीब सा हो रहा है, धड़ाधड़ एक्सीडेंट। और ये तो बिल्कुल विशुद्ध बेवकूफ़ी है, ये भी नेग्लिजेंस है। जलपाईगुड़ी वाला भी नेग्लिजेंस था, ये वाला भी नेग्लिजेंस है, 2 बैक टू बैक नेग्लिजेंस हो गए। बड़े शर्म की बात है। सर आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी, दिस स्टोरी इज़ ट्रू। सचिन नंदा जी, जी सचिन जी, नहीं मेरा काम है उनको बताना, मैंने उनको बता दिया। ऐसी क्या होता है कभी कभी कमेंट भी सर गलत हो जाता है। अब जैसे कल उन्होंने लिखा भगवा गेंदा, अब क्योंकि अंग्रेज़ी में लिखा तो पढ़ने में वो भगवा गेंडा हो गया। और क्योंकि हम एक माइंडसेट के साथ न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे थे, सामने सरसंघचालक की वीडियो थी, तो फिर जवाब भी उसी तरीके से चला गया। तो इसलिए मेरा निवेदन है कमेंट पूरा लिखा करें कि भगवा रंग के गेंदे जो लगे वो भी भगवा रंग के, फूल जो लगा रखे हैं वो भी भगवा रंग के, तो कम से कम हमको कन्फ्यूजन ना हो। और हिंदी का जो है ना वो इनपुट डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज प्लीज़ कमेंट इन इंग्लिश, नॉट अ प्रॉब्लम। आप ये जो गड़बड़ है ना इंग्लिश, इसमें गड़बड़ हो जाती है कमेंट रीड करने में। इतना समय नहीं होता रीड करते समय कि उसको बैठकर तसल्ली से उसको कमेंट को रीड किया जाए। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, या तो हिंदी इनपुट इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर हिंदी इनपुट नहीं इस्तेमाल करना, आपके फ़ोन में बहुत सारे फ़ोन होते हैं जिनमें नहीं आ पाता है, कुछ फ़ोन ऐसे हैं जिनमें कीबोर्ड नहीं बदल पाता, तो उनसे निवेदन है अंग्रेज़ी में कमेंट किया करें, है ना, और पूरा कमेंट करें। कृपया अगर आधा अधूरा कमेंट ना करें कि अर्थ का अनर्थ हो जाए, ऐसा ना करें। तो कल जिन सज्जन को भी जवाब चला गया वो भी गलत चला गया, है ना, हमको भी बुरा लगा, उनको तो लगा ही लगा होगा, बट ऑब्वियस है। तो ऐसा ना हो, इसका अपन को प्रयास करना चाहिए। तो पूरा कमेंट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, किसी को भी इसमें बुरा लगने की संभावना नगण्य हो जाएगी। तो हमारे यहाँ भी ऐसे एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे। तो भाई उल्टी सीधी हरकतें ना करें, एक्सीडेंट से बचें, ठीक है। चलिए साहब, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, अब कुछ अच्छी खबर भी दे दें आपको। आइए ज़रा देखें क्या अच्छी खबर है। नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स विल बी एबल टू अटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर्स पर आवर। अश्वनी वैष्णव जी ने 4 तारीख को इस बात को कहा था कि अब हम जो नेक्स्ट जनरेशन की जो वंदे भारत ला रहे हैं 200 किलोमीटर की स्पीड को टच करेगी। 200 किलोमीटर की स्पीड पे हम इसको चलाएंगे। अभी 180 पे चली है, अब 200 पे चलेगी। और नॉर्मल रूटीन में 200 किलोमीटर की स्पीड, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाने का विचार है। तो सोचिए भारत की गति क्या हो जाएगी। अभी तो 100 की भी एवरेज स्पीड नहीं आती, तब 200 पे हम चलाएंगे तब कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या चला पाएंगे? आइए देखें। ये लीजिए साहब, ये क्या हो गया भाई, ये वंदे भारत ही तो है। अब ज़रा देखें वंदे भारत का क्या हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस running between Mumbai Central to Gujarat's Gandhinagar met with an accident after a herd of buffaloes came on the railway line at around 11:15 a.m. between Vatwa station and Maninagar. The accident damaged the front part of the engine, Western Railway senior PRO. तो साहब वो तो कह रहे 200 की स्पीड पे चलाएंगे, और ये तो वटवा और मणिनगर के बीच में एक्सीडेंट हो गया इसका। क्यों? अब इसमें कोई रेलवे की गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी है? वो भाई साहब, वो भैंस चराने वाले भाई साहब आए थे, भैंसें लेके आ रहे थे, और भैंस इसमें टकरा गई। अब इसमें कोई क्या कर सकता है? अब उनको नहीं आना चाहिए ट्रैक पर। अभी तो ट्रेन इतनी फास्ट नहीं है, भविष्य में और फास्ट होंगी। तो साहब जो है ये जो है इंजन से टकराई भैंस, और बट ऑब्वियस है भैंस की तो मृत्यु हुई होगी। बचने का सवाल उठता नहीं है, क्योंकि इंजन से टकराने के बाद बहुत मुश्किल होता है। खैर, तो ये स्थिति हो गई साहब इंजन की। अब इस इंजन को लेकर बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या मजाक उड़ाया जा रहा है जरा उसको समझिए। पहले इंजन की अलग अलग जगह से तस्वीर दिखाऊं आपको। ये तो इंजन ही टूट गया वंदे भारत का। लो भैया, इंजन ही टूट गया इनके हिसाब से। लो भैया, इंजन टूट गया। अब जरा आप 2-3 चीज़ें देखिए जो मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात, ये इंजन ठीक वैसा ही है, इसकी चेसिस, इसकी फ्रेम वही है जो ओरिजिनल पिछले इंजन की थी। इंजन जो पहले अपने इंजन होते थे वो सीधा यहाँ से ऐसे आके और सीधा ऐसे फ्लैट हो जाता है, राइट।
इसको एरोडायनेमिक डिज़ाइन दिया गया है। एरोडायनेमिक डिज़ाइन को आप समझिए, इस तरह से एरोडायनेमिक डिज़ाइन दिया गया ताकि एयर का फ्रिक्शन कम से कम हो, ठीक है ना, इसलिए दिया गया। और यहाँ बीच में भी जगह इसीलिए दी गई है, और ये जो कैटल गार्ड लगाया गया ये भी इसी वजह से लगाया गया। अब ज़रा समझिए, ये जो आगे का जो निकलता हुआ पोर्शन जो आपको दिखता है, वो जो बनाया गया है हल्का रखने के लिए ट्रेन को कार्बन फाइबर का बनाया गया है, ठीक है। वो भी मैं दिखा देता हूँ कार्बन फाइबर का। ये देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे फाइबर, ठीक है ना। तो उसको कार्बन फाइबर का बनाया गया हल्का रखने के लिए। दैट डजंट मीन कि ये टूट गया। ये इंजन का, बेशक इंजन का भी से पार्ट कह सकते हो, जैसे आपकी कार में आपके बम्पर वगैरह लगा होता है ना प्लास्टिक का, इस तरह का पार्ट आप इसको समझ सकते हो, आगे लगा हुआ। चेसिस इसकी यहाँ से शुरू होती है, ये रही चेसिस। आप चेसिस छोड़ दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ना इतना हैवी लोहा, जब गाय या भैंस इससे टकराती है ना सर, ये भी टेढ़े हो जाते हैं। कई बार तो हमने ये भी टेढ़ा होते देखा है, ठीक है ना। क्यों समझिए, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इंजन की, ठीक है। इसलिए बहुत हैवी कैटल गार्ड जो लगे होते हैं वो भी कई बार कैटल गार्ड भी टूट जाते हैं, टेढ़े पड़ जाते हैं। उनको खोल के भी कई बार निकालना पड़ता है क्योंकि वो अंदर घुसने लगते हैं या पटरी में टकराने लगते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोई बड़ी भारी नहीं है। और क्योंकि ये एरोडायनेमिक डिज़ाइन बनाया था इसलिए ये टूटा, ये कार्बन फाइबर का। लोग इस पर बोल रहे हैं इंजन टूट गया, मैं तो हैरान हूँ साहब। आप ये खुश होने की जगह कि वंदे भारत जैसी ट्रेन आपके यहाँ जो चल रही है इतनी स्पीड में, जिसको आप चला रहे हो 200 किलोमीटर की, आप उसको जो है उसी को बदनाम कर रहे हो आप। बड़े कमाल की बात है, बड़े ही कमाल की बात है साहब। चलिए क्या कर सकते हैं। अब भैंस का वजन भी समझ लीजिए और इंजन का वजन समझ लीजिए, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी समझ लीजिए, कितनी स्पीड से कितने वेग से गाड़ी आ रही होगी, उसके बाद उस भैंस में टकराना और क्या स्थिति बनी। कमाल है साहब, बड़े गजब गजब के लोग हैं। इसको लेकर ही लोग आज विवाद करने लगे, इसको लेकर ही लोग मजाक उड़ाने लगे। आप अपनी ही ट्रेन का मजाक उड़ा रहे हो। चलो, तो भैंसों के झुंड से टकरा गया साहब ये, तब ये स्थिति हुई। भैया ना खबर दिखा दो, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये भी गलत खबर है। मुंबई गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का हुआ एक्सीडेंट, भैंसों के झुंड से टकराई। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बस इतना है कि बहुत बेहतर हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आज एक्सीडेंट हो गया। और ये इससे जो है कहीं ना कहीं प्रशासन, रेल प्रशासन की आंख खुली होगी, और जहाँ जहाँ इनको और काम करना वो करना पड़ेगा। गाँव में जाके गाँव वालों को ये समझाना होगा आपको जगह जगह पर कि जो है आप भैंसों को रेलवे ट्रैक से दूर रखिए, क्योंकि अब वो पहले वाली ट्रेन्स नहीं है, वे ट्रेन्स बदल गई हैं। बहुत स्पीड में चलने वाली ट्रेन अब और स्पीड में आने वाली, तो ऐसे में कई सारे लोगों की जान को खतरा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो है इन ट्रैक्स को एकदम खाली रखा जाए, इन पर कोई ना व्यक्ति हो और ना ही गाय भैंस हो, ठीक है। चलिए, शुभ विजय नितिन जी, शंख घोष जी, बंगाल से हैं आप। बराबर, एकदम सही है। पिछले कुछ महीने से पूरे भारत में हिंदूफोबिक कंटेंट स्प्रेड बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं जब से सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। आपका क्या मत है इस बारे में? इसमें कोई दो राय नहीं है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और जैसे जैसे ये ऊपर, ये एक्चुअली एक जैसे सुनामी आती ना, एक वेग लेकर आती है। जैसे अभी आपने फ्लैश फ्लड देखा, वो पूरा एक वेग लेकर आता है। तो ये भी एक वेग लेकर आ रहे हैं अपने साथ, नफ़रत का। भारत तोड़ो का, जोड़ो का नहीं, तोड़ो का। उससे हमको निपटना आना चाहिए, नहीं तो हम बह जाएंगे सब इसमें, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये तमाम सारी बीच बीच में आप देखते हैं, चाहे रानी दुर्गावती हो चाहे कोई हो, तो बीच बीच में इसी प्रकार से चीज़ों को लेकर आते हैं ताकि तोड़ने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो सफल ना हो। और हमको ये मालूम हो, अभी हमारे यहाँ हमारे दर्शकों में ये एक दर्शक थे जो गौंड है, तो उन्होंने बोला कि बोले मैं खुद गौंड हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि उन्हें किसी ने पढ़ाया नहीं, उन्हें किसी ने बताया नहीं। तो ये चीटिंग, जो बेईमानी जो भारत में हो रही है, इस बेईमानी को, इस चीटिंग को हम लोग दूर करते हैं, हम लोगों की आंखें खोल देते हैं, तो इसलिए बुरे लगते हैं लोगों को, ठीक है ना। चलिए और आगे चलते हैं। तो इतनी सारी बुरी खबर में जरा एक अच्छी खबर भी सुना दूं। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, दिवाली पर राज्य सरकार दे सकती है तोहफा, दोहरा तोहफा, डीए और एरियर को लेकर दिए संकेत। तो इस खबर को हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने
अनाउंस कर दिया है। अब राज्य सरकार भी दे रही है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने भी ऐलान कर दिया है, संकेत दे दिए कि दिवाली से पहले पिछले एरियर्स और इस बार का बोनस सारा मिलाकर पूरा दे सकते हैं। तो फिर इस बार पैसा आएगा दिवाली पर। पैसा आएगा तो क्या होगा, पिछली बार बताया था, खरीदारी करेगा आदमी, खरीदारी करेगा तो क्या होगा, दुकान चलेगी, दुकान चलेगी तो क्या होगा, दुकानदार पैसे कमाएगा, वो कमाएगा तो क्या करेगा, जीएसटी भरेगा, सरकार की इनकम होगी, उसके ऊपर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, है ना, फिर मैन्युफैक्चरर होगा, तो सबकी दुकान चलेगी और कुल मिला के सरकार का भी इसमें फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो न्यूज़ गलत तो नहीं मिल रही सर? कौन है? आर्यमा युगांकर, नाम युगांकर, युग से मिलता जुलता नाम। कहते हैं कुछ नहीं होने वाला हिंदुओं को, युगांकर। हम इसको युगांतर पढ़ लें तो ज़रा पीछे ज़रा जाइए और ज़रा देख लीजिए खुद से कि क्या स्थिति है। अफ़गानिस्तान में लोग ऐसे ही कहते थे, कुछ नहीं होने वाला। हैं वो लोग अभी भी, लेकिन वो अब वो हो गए, वो कोई पश्तून हो गए, कोई कुछ हो गए। फिर जो है पाकिस्तान में भी लोग ऐसे ही कहते थे। हैं वो लोग अभी भी, कोई सुन्नी हो गए, कोई शिया हो गए, कोई वहाबी हो गए। फिर कश्मीर में भी लोग ऐसे ही कहते थे। हैं अभी भी वो लोग, है ना, बकरवाल गुजर अभी भी हैं, लेकिन अब वो लोग कोई शिया हो गए, कोई कुछ हो गए। तो बस इतनी सी बात है ना, अगर आप समझ सको तो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मित्रों, गलत कह रहा हूँ तो बता देना, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कि मैं सही बोलूँ, गलत भी तो बोल सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये जो स्थिति है ना, डिनायल मोड, हम लोग जब तक इस डिनायल मोड से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारा काम नहीं बनने वाला। द मोमेंट विल कम आउट ऑफ दिस डिनायल मोड, तब जाकर हमारी स्थिति ये है कि हम इस चीज़ को हम समझ पाएंगे, और जब तक डिनायल मोड में रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें और ये समझें कि हमारी, वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हस्ती मिटती नहीं हमारी, हम कहते हैं मिट गई। मिटती क्या नहीं, कितनी सारी जगह से मिट गई, जाके एक बार देखो तो सही, वहाँ पे बताओ हस्ती किधर है। ठीक है, चलिए। वेस्ट बंगाल में 3% डीए दे रहे हैं, अरे ये तो बहुत कम, गलत है ना? ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा कुछ खबर ले लें। एक खबर आपके सामने लेकर आता हूँ, पहले इसको देखें फिर इसका एनालाइज करेंगे। मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे किसी तरह बचाया और अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। तो साहब कटिहार के बिहार में जो है, बिहार के कटिहार में जो है एक लड़के को पकड़ा गया। लड़के का नाम था मोहम्मद सागिर, 30 वर्षीय था ये, और इसके ऊपर आरोप था कि इसने 9 वर्षीय हिंदू बच्ची का इसने बलात्कार किया है। लोगों ने पेड़ से बांधा, उसको मारना शुरू किया और इतना मारा कि ये मर गया। सवाल 2 हैं कि क्या हम इसको सही मानते हैं? भले ही मोहम्मद सागिर हो, देखिए बलात्कार की सज़ा क्या हो तो इसमें कोई दो राय नहीं, हीनियस क्राइम है, इसमें जो सज़ा है कम है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा इसमें मिलनी चाहिए। सज़ा क्या हो ये भी अपने आप में एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए कि गुरिल्ला या फिर ये कहते हैं ना तालिबानी स्टाइल जो है, ये भारत में तो कम से कम नहीं चलना चाहिए। ऐसा किया है, ऐसा पब्लिक ने क्यों किया? क्योंकि न्याय नहीं मिलता। इसके लिए न्यायालय सीधे सीधे तौर पर दोषी है जो पब्लिक ने जो आज किया। लेकिन क्या पब्लिक ने सही किया? तो मेरी नज़र में शायद ये सही नहीं किया। ऐसी परिपाटी हमको नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ट्रायल हो और कोर्ट सज़ा दे, कानून सज़ा दे, ये तो ठीक है। अगर हम लोग सज़ा देने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो सड़क गली मोहल्ले चौराहे पर, यही तो वो लोग चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर ऐसी अराजकता फैल जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बात जो है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सही हुआ,
बहुत सारे लोगों के मन में होगा, मन में गुस्सा तो आता तो ऐसा निकलता सही है, लेकिन अभी एक बात सोचिए कि यदि ऐसा हर जगह होने लगेगा तब क्या करेंगे? तब आप कहेंगे नहीं ये तो गलत हो रहा है। तो पहले इंस्टेंस पे ही हमको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा, और पुलिस पकड़े, पब्लिक पकड़े, पिटाई तो होनी है, वो तो सबक तो मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक लिंचिंग की बात है, तो लिंचिंग जैसा मतलब इसको लिंचिंग तो खैर क्या बोलेंगे, कि इस प्रकार से जजमेंट तो कम से कम नहीं देना चाहिए पब्लिक को, ये उचित नहीं है। लेकिन बिहार में ऐसा हुआ, और ऐसा बिहार में ही हो सकता, कहीं और हो भी नहीं सकता, ठीक है। खैर चलिए, तो यहाँ जो है पीट पीट के मार दिया गया मोहम्मद सागिर को। आइए और आगे देखते हैं सर। MP वुमन रिटर्निंग फॉर दुर्गा पूजा रेप्ड बाय 6, दे फिल्म्ड असल्ट लीक्ड इट। मध्य प्रदेश की 20 वर्षीय महिला मध्य प्रदेश में दुर्गा पूजा से लौट रही थी पंडाल से, इसको पकड़ा, उसको 6 लोगों ने जो है इसका रेप किया। रेप करने के बाद, रेप करते समय इसका वीडियो बना लिया और बोले कि अगर तूने कंप्लेंट करी पुलिस में तो हम तेरा वीडियो रिलीज़ कर देंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे। उसने कंप्लेंट नहीं करी, फिर भी इन लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो डाल दिया। कौन कौन है ज़रा देखें, आइए। 4 एक्यूज्ड, सीताराम पटेल, राज बहादुर यादव, सरताज अली, विमलेश पटेल, ठीक है, ये जो है इसमें पकड़े गए। तो फिर अगर बिहार में ऐसा हुआ तो फिर यहाँ भी होना चाहिए, फिर वो तो यहाँ भी होना चाहिए, न्याय तो फिर सब जगह एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी दुर्गा पूजा पंडाल से लौट रही थी, इनका भी रेप हुआ। आइए और देखते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। जब रेप की बात हो ही रही है तो जरा पूरी तरीके से कर ले। आप लीडर अमंग 3 हेल्ड ओवर माइनर्स एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल असल्ट बीटिंग इन अमृतसर। तो आम आदमी पार्टी के लीडर और 3 अन्य, एक माइनर के ऊपर इन्होंने सेक्सुअल असल्ट किया और उसको मारा पीटा भी, ये उनके ऊपर आरोप है। तो फिर तो इनके साथ भी यही होना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे नहीं नहीं ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर बीतती तो आदमी कहता नहीं गलत, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो हमको ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और न्यायालय को इसमें ज़रा समझना पड़ेगा कि आप जो तरीका है ना आपका, घिसट 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 घिसट, उसके बाद 10 साल बाद आदमी का बरी हो जाना, उससे लोग परेशान हैं। जब न्याय नहीं मिलता ना आदमी, तो फिर ये करता है। उसके मन में गुस्सा किसी और चीज़ का है, हो सकता है गुस्सा एक गलत चालान का हो, लेकिन गुस्सा कहाँ निकला, वो पेड़ से बांधा और मार दिया, गुस्सा वहाँ निकला, ठीक है। और रोज़ जब ये घटनाएं होती हैं ना, तो लोगों के मन में और गुस्सा भरा जाता है। चाहे वो 6 लोग हों, उसमें सरताज अली हों, सरताज अली के उसमें रहेंगे तो इस तरह की दिमाग में चीज़ें आएंगी, रेप करने जैसी चीज़ें आएंगी, तो फिर उसके बाद भुगतेंगे भी, जेल भी जाना पड़ेगा। खैर आइए और देखें। अब ये जो है, ये नाबालिग बच्ची है, 13 साल की बच्ची है। 13-year-old Brahmin girl has been gang raped by 3 men at Dalit बस्ती in सुल्तानपुर। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की घटना है। ब्राह्मण लड़की है, 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की है। लोग तो कहते हैं ब्राह्मणों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। SC/ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों ने इसका गैंगरेप किया। अब बताइए, और तो और इसके ऊपर इसके जब इसका गैंगरेप किया और इसको सड़क पर फेंक दिया बिना कपड़ों के, ठीक है ना, बिना कपड़ों के इसको सड़क पर फेंक दिया, जैसे तैसे अपने घर पहुंची। तो जो SC/ST जिन्होंने इसका गैंगरेप किया, उन्होंने उल्टा इनके परिवार को धमकाया कि तुम्हारे ऊपर केस लगा देंगे SC/ST का। इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सुल्तानपुर की घटना है साहब, उत्तर प्रदेश की, कोई बात नहीं कर रहा, सब चुप हैं इस बारे में। वैसे तो रेप पर बड़ा हंगामा हो जाता साहब, रेप हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सब चुप हैं एकदम। क्यों? ये लड़की नहीं है, अरे मैं तो भूल ही गया, तो ब्राह्मण है। वो एक फिल्म भी आई थी, उसमें उन्होंने ऐसी कुछ नफरत दिखाई थी कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए डेट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे साथ संबंध स्थापित कर सकूँ, तुम ब्राह्मण हो इसलिए, ऐसा कुछ तो भी था ना, वो एक फिल्म थी। तो ये दिखाया जा रहा। तो अब लोग रेप करना शुरू हो गए साहब। नफरत जो फैला रहे हो ना, जब तक आप नफरत के प्रति कुछ करेंगे नहीं, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे ना, तब तक यही होता रहेगा। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे नफरत के प्रति कोई ना कानून है, ना कोई कुछ करता है, ना कोई कुछ करना चाहता है। इट इज़ रियली शेमफुल ऑन गवर्नमेंट पार्ट ऑल्सो, है ना। खैर चलिए, किसी ने लिखा कभी आप बदला लेने की बात करते हैं, आज बोलते हैं गलत हुआ। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है।
वो किस लिए बोलते हैं, ये किस लिए बोल रहे हैं, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। दोनों चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं साहब। तो ये तो ही रेप की घटना है। अब ज़रा उसको देख लें जो रेप नहीं है। भाभी की तस्वीर पर आई मिस यू जान लिखकर किया शेयर, जब बड़े भाई ने देखा तो बवाल मच गया साहब। इन्होंने भाभी की तस्वीर लिखी, माए जान इसके ऊपर लिख दिया, आई मिस यू माई, आई मिस यू जान, और बड़े आराम से तस्वीर लगा दी सोशल मीडिया पर। सुमित मौर्य जी ने, तो साहब मौर्य जी के जब भाई साहब आए तो उन्होंने देखी चीज़, घटना, उनके पड़ोसियों ने, उनके रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने बताई, बोले ये क्या तमाशा है, ये कैसे लिख रहा है। तब तक पता चला कि वो भाभी हैं, वो भड़क गई। उन्होंने जाके मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कराया तो क्या हुआ, मुकदमा दर्ज कराया तो साहब जेल चले गए। फ़िलहाल हवालात में बंद है, जेल की हवा काट रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है। ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि यहाँ लिखा है भाभी की तस्वीर पर, यहाँ सच्चाई नहीं लिखी है। ये इनके दूर के रिश्ते में भाई हैं और आई मिस यू माई जान लिख दिया। अगर सगा देवर भी होता तो भी अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट करता तो यही होता, भाभी और देवर में मजाक चलता वो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर यदि पोस्ट करेगा तो फिर तो गलत बात है ना। और दूर का भाई सोच तो लेता पोस्ट करने से पहले। इन्हें भाभी से ही प्यार हो गया, कमाल है। चलो कोई बात नहीं, अब हवालात की हवा खाओगे। रॉबिन जी, व्हाट इज हैपनिंग, सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज गॉन। हाँ 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 बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल और ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है वो तो भूल ही जाइए। चलिए साहब, अब आते हैं दूसरी बात पे। सोशल और ह्यूमन वैल्यूज़ की आज बात करेंगे थोड़ी देर, है ना। आइए, नहीं वो OTT में दिखाते हैं ना, भाभी पट गई, देवर और भाभी के अवैध संबंध हो गए, तो जो देख रहे हैं उनको लगता है सच में ऐसा हो जाता है ना। हाथों में मेहंदी रचने से पहले ही रिश्तों में आई दरार, 12 लाख के लिए सरकारी डॉक्टर ने तोड़ी शादी। सरकारी डॉक्टर साहब है, 12 लाख रुपए के लिए शादी तोड़ दी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मतलब सरकारी डॉक्टर हो, सरकार से तनख्वाह मिलेगी 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये, ये तो सरकार से मिलेगी। इसके अलावा खुद भी कमाओगे और जमकर कमाओगे, कोई कमी तो है नहीं। प्राइवेट प्रैक्टिस भी करोगे, तमाम सारे जगहों से पैसा कमाओगे। मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं है, इतने पैसा होने के बावजूद 12 लाख के लिए शादी तोड़ ली। जब बड़े वाले भिखारी मौजूद हैं यार इस दुनिया में, डॉक्टरों में भी ऐसे भिखारी होते हैं, कमाल है। 12 लाख बस। ये बंदा अपनी लाइफ में अगर ढंग का डॉक्टर है ना सर, कोई भी ढंग का डॉक्टर तो अपनी लाइफ में करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़ों, अगर गधा नहीं है तो, ठीक है ना। थोड़ा सा भी स्मार्ट डॉक्टर ना सर, टायर 2 टायर 3 सिटी में भी 3-4 लाख रुपए महीने का कमाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। बेईमान है तो और ज़्यादा कमा लेगा। ये तो वो है जो प्रोफेशनल है। अगर कोई बड़ा जैसे कहते हैं ना संत टाइप का डॉक्टर है, कैलेबर है लेकिन संत टाइप का, तो वो भी 1.5-2 लाख रुपए बड़े आराम से कमा लेगा, जो बिल्कुल सबका एक तरह से निःशुल्क, जो गलत प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, जो गलत जांचें नहीं लिख रहा है, जो गलत दवाइयाँ नहीं लिख रहा है, कमीशन वाली, जो कमीशन नहीं खाता, वो भी इतना कमा लेता सर 1.5-2 लाख रुपये। वो ईमानदारी से भी कमा लेगा, बिल्कुल जो ईमानदार होगा। 12 लाख रुपये 6 महीने में पैदा कर लेता है एक ढंग का डॉक्टर। अच्छा ही हुआ नहीं हुई, किस गधे से करने जा रही थी। चलो ठीक है, कमाल के लोग हैं साहब, कैसे कैसे डॉक्टर हैं। डॉक्टरों में भी ऐसे हालत है, क्या फ़ायदा हुआ, कहते पढ़ाओ, क्या फ़ायदा हुआ इतना पढ़ाने लिखाने का, ये तो वहीं के वहीं रहे, इससे तो हमारा गांव वाला अच्छा है। ये स्थिति है साहब। चलिए, ये तो हुई दहेज की बात। अब आते हैं उस दहेज की बात जो लड़कों को देना पड़ता है। ले तो लिया तुमने 12 लाख, देना कितना पड़ेगा ये मालूम नहीं है, क्योंकि बड़ा कक्का बैठे हैं आजकल, लठे लेके वसूल रहे हैं। और उनने आज कह दिया साहब, बड़ा गजब का फैसला निकाला आज, आओ देखें। मैन मस्ट अर्न इवन बाय फिजिकल लेबर टू गिव मेंटेनेंस टू वाइफ किड्स, सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं मर्द को, आदमी को, पुरुष को फिजिकल लेबर भी करनी पड़े तो भी करनी पड़ेगी भाई साहब। पत्थर तोड़ो तुम हमारी बला से, बोरियां ढो, लेकिन पैसे ला के दो पत्नी को और बच्चों को। वैसे अगर हिंदू उसमें देखा जाए तो होता भी ऐसा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं पर अपने ऐसा कहा जाता, भाई कुछ भी करो, मेहनत मजदूरी करो, लेकिन बीवी बच्चों को पालना होता है। ये हमारे यहाँ का, हमारा छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं कि 1000 रुपये की मेहर की रकम तय कर दी, पकड़ा दिया और चल भग गया, ये अपने यहाँ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में
क्या स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो भाई लोग कहेंगे ये तो कोई गलत बात नहीं है, हमको भी लगता है 1 मिनट के लिए कोई गलत बात नहीं है भाई, सही बात है। लेकिन 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 एक ही फैसले से सारा डिसीजन हो जाएगा क्या? तो मतलब पैसा नहीं है तो अभी भी देना पड़ेगा, कुल मिला के कहीं से भी लाओ, चोरी करो। हाँ, ये इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा चोरी करो डकैती डालो हमें मतलब नहीं है, ये कहा है, रिटन है सर, चोरी करो डकैती डालो हमें मतलब नहीं, पैसा ला के दो, ठीक है ना। हमारे जैसा कोई बदमाश था नहीं तो कह देता सर कहाँ चोरी करनी है ये बताओ, कौन से बैंक में डाका डालें ये बताओ, आप साथ में चल रहे हो क्या, अपन 50-50 कर लेंगे, क्या होगा, जेल ही तो डालोगे। तो खैर कुल मिलाकर ये स्थिति है, ऐसा इनका जजमेंट आया। चलिए हम मान लेते हैं कि एक लिहाज से ठीक है, पुरुष को महिला की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी, ऐसा हमारे समाज में कम से कम ऐसा ही है, और अच्छा है, होना भी चाहिए। नहीं उठाएगा तो कौन पड़ोसी उठाएगा क्या, है ना। तो पुरुष प्रधान हमारा समाज है, हमारा देश है, और ऐसी स्थिति में जब पुरुष प्रधान है तो फिर ये भी होना ही चाहिए। लेकिन इसमें कॉन्ट्ररी एक बात और होती है कि फिर बराबरी की बात नहीं होनी चाहिए कि बराबरी है तो फिर भैया अपने अपने रास्ते जाना चाहिए, फिर काय को पैसे मांग रहे हो, नहीं मांगने चाहिए। बराबरी करनी कमाई में करो, तो नहीं, राइट्स में बराबरी पूरी है, ड्यूटीज़ में नहीं है बराबरी, तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, है ना। अगर यहाँ पर ऐसा है तो फिर वो संस्कार भी उसी प्रकार से भी शो होने भी चाहिए, दिखने भी चाहिए, हस्बैंड की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वैसा दिखता नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट ने एक फैसला दिया साहब, अब कोर्ट का दूसरा फैसला सुनाता हूँ आपको, आइए आपको आनंद आ जाएगा। पत्नी एक बार पराये मर्द से संबंध बनाए तो भरण पोषण से इनकार नहीं कर सकता पति। हाई कोर्ट, एक ही बार तो बनाया है, बड़ा शरीफ हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, बहुत शरीफ है, क्योंकि इन्होंने तो वही इंटरप्रिटेशन किया जो सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल रूलिंग है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल रूलिंग है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैजुअल सेक्स आउटसाइड मैरिज इज कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू डिनाई मेंटेनेंस। कैजुअल सेक्स, फ्राइडे सैटरडे को हमने यहीं अपने लाइफ पर देखा था, याद होगा बहुत सारे लोगों को, फ्राइडे सैटरडे तो जाके उसने किसी और से सेक्स कर लिया, अब हर वीकेंड को तो बदलेगी ना, 10 लोगों से तो किया है, कैजुअल है, रोज थोड़ी कर रही है, तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मतलब गजब यार, बड़ा गजब का कानून है। एक आध दो बार हमारे पास भी आ जाएगी तो क्या हो गया, पर मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। कमाल है, गजब बाजारू बनाया जा रहा है हमारी महिलाओं को। मैं पूछना चाहता हूँ, या तमाम सारे भाई भी होंगे, है ना, क्या आपकी बहन का यदि केस चल रहा है आपके जीजा जी से, या मान लीजिए आप तमाम सारी माताएं होंगी, तमाम सारी बहनें होंगी जिनके केसेस चल रहे होंगे, तमाम सारे पिता होंगे, है ना, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिनके केसेस चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही है कि नहीं वो कैजुअल सेक्स तो कहीं भी कर सकती है, कहीं भी सैटरडे संडे वीकेंड है तो बनता है, पर मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। जब इतनी जगह मुंह मार रही हो तो उसी से ले लो जाके, वो नहीं दे रहा कुछ, अच्छा उसने तुमको डोरमेट की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया एक तरफ बार, तो फिर काहे के लिए गई थी। शब्द बुरे हैं पर सच्चे हैं। तो मुझे उन लोगों से सवाल पूछना है कि क्या वो इसका सपोर्ट करते हैं जिनके खासकर केसेस चल रहे हैं, जिनकी नहीं बन रही है, या जिनकी नहीं बनी केसेस जिनके हो चुके हैं, डिसाइड हो चुके हैं, क्या आप इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ये ऐसा चलना चाहिए भारतीय समाज में। ये भारतीय समाज को हम कहाँ ले जा रहे हैं, ये कानून बनाने का अधिकार किसने दे दिया इनको। मैं बड़ा हैरान हूँ साहब, मैं इतना हैरान हूँ इन लोगों को देखकर कि हमारे कानून कहाँ बनना चाहिए जिसको हमने पावर दी, हमने चुना है। लॉ मेकर्स कौन है, हमारे एमएलएस हैं, हमारे एमपीज हैं, लॉ मेकर, वो कानून बना सकते हैं। इनको कानून का पालन कराना, ये कानून बना रहे हैं और हमारे लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं, वो ना निंदा प्रस्ताव लाते हैं सदन के अंदर, ना कुछ करते हैं। कितने तुम लोगों ने घपले घोटाले कर रखे हैं, इतने कितने तुम्हारे केसेस चल रहे हैं कि तुम लोगों को डर लगता है कि मेरे खिलाफ फैसला हो जाएगा। अरे भैया 2-4 को महाभियोग लगा कर इम्पीच करके हटाओ, अपने आप सब सही हो जाएगा। इनको कानून बनाने का अधिकार किसने दे दिया है, ये अपने आप को खुदा समझने लगे हैं साहब, ये गलत है ना।
बड़ा ही हैरानी है मुझे ये 2 रूलिंग्स देखकर कि भाई आप कहीं से भी कीजिए, चोरी करके लाइए, अच्छी बात है, ले आएंगे। पत्नी को पालना, बच्चे को पालना पुरुष का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, इससे वो मुंह नहीं मोड़ सकता, है ना। लेकिन ये कहना कि कैजुअल सेक्स भी इधर उधर ठीक है, मुंह मार लिया उसने, कोई बात नहीं है, तुम भी मार लो जाके। अभी 18 में तो ऐसी रूलिंग भी आई थी, बोले तुम भी बाहर मुंह मार लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे चलेगा क्या? इस प्रकार से चलेगा क्या? ये हमारे समाज में, हमारे देश में किस प्रकार की कुरीतियाँ डाली जा रही हैं, कमाल है। ये स्थिति है सर, बैक टू बैक ऐसे ऐसे मतलब फैसले देखकर क्या बोले। और सुनिए सर, एक और, अभी और आइए, और दिखाता हूँ एक और। 200 बर्गर बांटो, एफआईआर रद्द कर देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी रेप मामले में दिया फैसला, पति दोषी नहीं पर देना पड़ा 4.5 लाख का जुर्माना। अब जरा इस पूरे मैटर को समझिए। मैटर यह है कि ये दोनों की शादी हुई, ठीक है साहब, इसके बाद दोनों में अनबन हो गई, दोनों अलग अलग रहने लगे। इसके बाद पत्नी ने ही पति के ऊपर रेप का चार्ज लगा दिया। अब क्यों कि पत्नी ने लगाया तो लग तो सकता नहीं है, एफआईआर फट गई थी। तो बोले ये गलत फटी है साहब, ये फर्जी मामला है, पत्नी नहीं लगा सकती है। तो कोर्ट इसको मान रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट, साहब देखो आप ऐसा खतरनाक फैसले आते। बोले नहीं, ये मामला फर्जी है, पति इसमें दोषी नहीं है। अब क्योंकि पति के बर्गर की शॉप है, कहते 200 बर्गर बांटो। किस बात के लिए बांटना है जब मामला फर्जी है, जब मामला नहीं बनता? और तो और जिसने फर्जी मामला लगाया है उसको 4.5 लाख रुपए का जुर्माना दिलवा दिया गया। मतलब पति दोषी नहीं है तो भी उसने पत्नी को जुर्माना दिया, दोषी नहीं होते हुए जुर्माना देना पड़ा। ये हमारे यहाँ रेप की कहानी चल रही साहब। दोषी नहीं हो, तुम्हारे ऊपर फर्जी केस हुआ, कोई बात नहीं, बिल्कुल फर्जी केस हुआ, 4.5 लाख रुपए जुर्माना दे दो जिसने तुम पर केस लगाया फर्जी, और 200 बर्गर बांटो, जाओ गली मोहल्ले बांट कराओ। कमाल हो गया साहब। 100 से ज़्यादा बच्चों को 2 अनाथालयों में बढ़िया क्वालिटी के 200 बर्गर देने होंगे, ठीक है ना। कमाल है साहब। जस्टिस जसमीत सिंह की एकल पीठ ने इसे वैवाहिक विवाद कहा। जस्टिस सिंह बोली कि आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध को सरलता से निपटाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जब इस मामले में अजीबोगरीब तथ्य परिस्थितियां हैं, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से शादी की थी और दोनों के बीच मनमुटाव था, इसके चलते दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। सिंह ने कहा कि ये वैवाहिक विवाद का मामला है। बताइए साहब, 2020 से चल रहा था, बड़ा सही है यार, 4.5 लाख रुपए धरा लिए इसने तो, ठीक है। अब क्या करोगे? ऐसे फैसले आपको लगता है ये फैसला सही है? कितने लोगों को लगता है ये फैसला सही है? सविता जी, एक्चुअली जो कैजुअल सेक्स है और जो सेक्स आउटसाइड मैरिज या इलीगल वन नाइट स्टैंड या जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी आप इसका नाम दें, ये दोनों के लिए पनिशेबल करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि दोनों के लिए पनिशेबल होना चाहिए बराबरी से। सिर्फ मर्द के लिए होना चाहिए, औरत के लिए भी होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए। तो जज साहब ने बोला एक काम करो, दोनों के लिए नॉन पनिशेबल कर दो, तुम भी ऐश करो, तुम भी ऐश करो। उससे चिढ़ क्यों रहे हो तुम कि वो मज़े कर रही, जाओ तुम भी मज़े करो, तुमको भी फ्री कर दिया। कमाल है साहब। फिर शादी करने की ज़रूरत क्या है? शादी के इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने की साजिश चल रही है ये। और अगर ये इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गया तो इसमें, अगर आप सोच रहे हैं कहीं से कि इसमें आदमियों का नुकसान है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बतौर आदमी मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बतौर पुरुष मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि पुरुषों की तो बल्ले बल्ले, उनको तो दिक्कत ही नहीं, शादी करनी नहीं है, कोई जिम्मेदारी उठानी नहीं है, बल्ले बल्ले, आज ये कल वो। औरतों का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी? शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो महिलाओं को सुरक्षित करता है, पुरुष को सुरक्षित नहीं करता। पुरुष तो वैसे ही छुट्टा सांड घूम रहा है यहाँ से वहाँ, उसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इसके तो गले में पट्टा पहनाता है, खूंटा बांधता है शादी। वो कहते हैं ना, जब लड़का ज़्यादा उड़ रहा था गांव में, बोले शादी कर दो, खूंटा बांध दो इसके, अभी समझ में आ जाएगी, बंध जाएगा खूंटे से, उसके बाद सीधा चलेगा। जो ज़्यादा बदमाशी करता है उसकी जल्दी शादी हो जाती है, बोले चल मज़े कर, ठीक है ना। तो ये होता है। खैर, कमाल की बात है साहब, इस प्रकार के फैसले आ रहे हैं जो शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने की एक साजिश है। और ये ख़त्म होने के बाद क्या होगा आप जानते हैं।
ये चाहते हैं समाज में सबको ऐसा बना दे, सब घूमते फिरें इधर से उधर सूंघते हुए एक दूसरे को ही। तो ये जो गंदी प्रथा जो लेकर आ रहे हैं, ये बहुत ही अत्यधिक घिनौनापन ये फैलाया जा रहा समाज के अंदर। और मैं समझता हूँ सरकारें इसमें कुछ ना कुछ डिसीजन लें, नहीं तो फिर लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा और फिर ये कहेंगे कि साहब देखो जुडिशरी के पुतले फूक रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। महिलाओं की अस्मिता के साथ जो है ये खिलवाड़, ये चलेगा नहीं। राजश्री जी कहती हैं महिला तो वैश्या बनकर रह जाएगी। बिल्कुल राजश्री जी, आपकी बात एकदम सही है। मैं इस बात में इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, आपने इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना। तो वाकई में ऐसा ही होगा, क्योंकि आप मेरी बात मत मानिए। आप ईमानदारी से अपने घर में, अपने आसपास, अपने ऑफिस में बिना नाम लिखे हुए ना, आप टिक मार्क वाले वो दे दीजिए सबको, और उसमें टिक मार्क करवा दीजिएगा कि तुमको वन नाइट स्टैंड के लिए लड़की मिलेगी, तुमको एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए मिलेगी, तुमको फलाना मिलेगी, ढिकाना मिलेगी, शादी नहीं करनी है, छुट्टा सांड रहो। 100% आदमी उसमें टिक लगा देगा, टुक 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 तुरंत। बाप मौजूद है ना, इसलिए शादी होती है। ये बाप ख़त्म हो जाए ना दुनिया से, तो लड़के जो है ना, कोई शादी नहीं करने वाला, ये तो इसी में मज़े रहेंगे। इनको क्या ज़रूरत है? जिम्मेदारी किसको उठानी है? कौन उठाएगा जिम्मेदारी? अरे यार वो सुबह भी उठो, फलाना भी करो, काम भी करो। मेरी तो कुत्तों जैसी ज़िंदगी हो गई है, बच्चे को छोड़ने भी जाओ, ये भी करो, वो भी करो। क्या ऐश की ज़िंदगी थी, हैं? मस्त एकदम अकेले रहता था, पियो सो जाओ, सुबह उठो जब मन कर रहा है। तो सबको एकदम आज़ादी चाहिए। आज़ादी तो खाली आपको थोड़ी चाहिए, लेकिन इसमें फ़ायदा पुरुषों का है, महिलाओं का नहीं है। भारतीय समाज जो है उसमें जो शादी जो है वो सिर्फ महिलाओं को सिक्योर करती है, एक तरफा। अगर हम देखें, कानून से हटकर भी देखें, स्त्री धन हमारे यहाँ कानून में, हमारे पौराणिक काल से चला आ रहा है। तो स्त्री धन क्या है? पुरुष धन कभी सुना है? नहीं सुना होगा। माताएं अभी पूजिए, कभी पुरुष पूजा है? कभी नहीं पूजा। पुरुष बैल है, बैल ही रहेगा हमेशा। ये भारतीय समाज है, ये इतनी अच्छी तरह से ताना बाना बुना हुआ है इसका कि महिलाओं को बहुत अच्छे से सुरक्षित किया हुआ है। लेकिन ये लोग ये चाहते हैं महिलाओं को असुरक्षित कर दें, ईजिली अवेलेबल हो मार्केट में। इसको आप लोग समझिए। और मैं समझता हूँ महिलाओं को इसमें बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और इसके खिलाफ बोलना चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, बहुत क्लियर बोलता हूँ। अगर मेरी बात किसी महिला, किसी पुरुष को बुरी लगे तो माफ़ करना भाई, पर ज़्यादातर पुरुषों की मेंटेलिटी यही है कि अगर आप उनसे बोलेंगे कि सारी जिम्मेदारी हटा दें और आपको ऐश करने दें, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा, लगभग 100% लोग इसमें हामी भरेंगे। हाँ बहुत बढ़िया है जी, इसमें क्या बुराई है, ये तो लड्डू ही लड्डू हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसीलिए मुस्लिम बने थे, वो महर की रकम के चक्कर में बोले रट्टा ही खत्म, 3 बार तलाक तलाक तलाक, पकड़ 10,000 रुपये, निकल बाहर, 3 शादी करने को मिलेंगी। आदिकुल जी धन्यवाद। राम राम भाई जी, आज आपके साथ मित्रता के 2 वर्ष पूर्ण हुए। इस 2 वर्ष में आपके राष्ट्र के प्रति समर्पण में सतत परिश्रम देखा। लगभग प्रत्येक दिन आपने लाइव किया। देश के तमाम युवाओं को आप मार्गदर्शक हैं। आपके प्रति अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल हो गए, पता ही नहीं चला अपन को। सर लीगल इंडस्ट्रीज आर सुपर करप्ट वर्ल्ड वाइड। हाँ ये एक्चुअली यही है कि केसेस बने आए, ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया साहब। पहले कोई फैमिली मैटर का वकील नहीं बनता था, आज से 30 साल पहले। बोले भूखे मर जाएगा, आज सबसे बड़ा बिजनेस इसी में। आज आदमी अभी कोई वकील बनने जाता है तो उससे कोई अगर अपने सीनियर वकील जो उससे होता है रजिस्ट्रार, उससे पूछने जाता है, बोले किस में वकालत करूं, कॉर्पोरेट में जाऊं? बोले अरे छोड़, कहाँ कॉर्पोरेट में लगा, कुछ नहीं रखा इसमें, इधर आ। तो बोले किस में जाऊं? सर्विस मैटर। बोले भूखे मर जाएगा। उल्टी हो गई स्थिति। बोले क्रिमिनल में, अरे काहे के लिए, जरूरत नहीं है। सुकून शांति का सबसे ज़्यादा पैसा क्रिमिनल में भी नहीं हो, साला लुटा पिटा आता है, चाकू मारा, ये किया वो किया, चोरी किया, ये कह देगा भूखा नंगा। इधर आओ, 2 डॉक्टर आपस में लड़ रहे होंगे, एक MS एक MD, दोनों करोड़ोंपति हैं, दोनों को भड़काते रहो, दोनों वकील बढ़िया मोटा कमाएंगे, और वो कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं साहब। नहीं, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, सब लोग, ये शब्द थोड़े ख़राब हैं, सच्चाई यही है। आपने भी देखा, जो लड़ रहे हैं उन्हें भी मालूम है, हम लोग कुत्तों की तरह लड़ते हैं फिर वहाँ, है ना। 2 IAS हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। IAS सोचिए, और वहाँ लड़ कैसे रहे? कुत्तों की तरह। वही लिखा हुआ, वही, सबकी एप्लीकेशन एक जैसी है, फोटो स्टेट, नाम बदल दो बस काट काट के। क्या मजाक बना दिया है साहब, क्या मजाक बना दिया है। दे वॉन्ट टू मेक मैरिज
लग्जरी नॉट कल्चरल। हाँ विष्णु जी, लग्जरी भी छोड़िए, वो चाहते ही नहीं कि शादी बचे, वो ये चाहते हैं कि सब कुछ जो है छुट्टम छुट्टा हो जाए। शादी जैसे इंस्टीट्यूशन पर एक आघात है ये। हमको जितनी जल्दी समझ में आएगा उतना अच्छा होगा। कुछ तो पुरुष इसी जुगाड़ में लगे रहते, बोले ऐसे ही हो जाए तो दिक्कत क्या है, सभी घूमती रहेंगी तो अपन को भी रोज़ एक नई मिलेगी। ये भी सही है, उनका सोचना भी। तो वो लोग ऐसे जजमेंट देते हैं जो लोग इस तरह की माइंडसेट वाले होते हैं ना। बाकी कोई सही व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, वो एकदम सिंपल सा सीधा जजमेंट देगा, बोले शादी के इंस्टीट्यूशन में आपको रहना पड़ेगा। हमारे एक जज साहब हैं जिनका फैसला आपने देखा होगा, रोहित आर्य, जिन्होंने वो फैसला दिया था तुम भी अपना कटवा लो जाओ, वो उतनी सी क्लिप जो चली थी। उनके बाकी के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, और मैं इस लाइव के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि वो उस एक वीडियो को देखकर अपन सब ने जजमेंट लगा लिया कि ये आदमी सही नहीं है। लेकिन जो उन्होंने फैमिली कोर्ट में जब वो बैठते हैं ना, तब ज़रा आप उनको देखिए, आपको वो व्यक्ति इतना अच्छा लगेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर बार वो मतलब इतने प्यार से समझाते हैं, बतौर पिता मुझे लगता ही नहीं कि वो जस्टिस है कहीं से कहीं तक। वो व्यक्ति बिल्कुल पिता की तरह से बात करेंगे। तो मैडम क्या हुआ, फिर आपने बात करी, अच्छा तो आपने आखिरी बार कब बात करी थी अपने सास ससुर से? बोले साहब 6 महीने हुए। बोले कोई बात नहीं, आज आप लोगों की तारीख बढ़ा देता हूँ, आज आप जाइए अपने सास ससुर से बात कीजिए। बोले मम्मी मैं आ जाऊँ, पापा मैं आ जाऊँ, उनसे पूछना है ना, पूछेंगे। इस तरह से बात करता है। उसको क्या करना है, वो 2 मिनट के अंदर जजमेंट कर देगा। बोले क्या है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने आए हो ना, ले डाइवोर्स ले जा, घर जाओ। लेकिन वो व्यक्ति कोर्ट की, हाई कोर्ट, जिसके पास समय नहीं होता साहब सुनने के लिए, वो वहाँ बैठकर वो 15-15 मिनट काउंसलिंग कर रहा है लोगों की। उनके आप ढूंढिएगा, उनके तमाम सारे फैमिली मैटर जो हैं, बड़े बहुत बहुत सही बंदा हो। तो ऐसे लोग होने चाहिए, पर ऐसे नहीं है। अफसोस की बात ये है, कुर्सियों पे जो बैठे हैं वो तो कहते बोले नहीं नहीं नहीं, वो कैजुअल सेक्स भी सही है, सब कुछ सही है। बीच में एक केस था, उसमें एक लड़की मतलब एक महिला सॉरी जो है अड़ी पड़ी थी, वो घर भी नहीं जा रही, तलाक भी नहीं देना है। तो उन्होंने उनसे बोला, बोले या तो आप घर जाइए या फिर आप तलाक दीजिए। आप या तो घर, अगर घर नहीं जाती तो मैं तलाक दे दूंगा, आपके यहाँ साइन कर दूंगा मैं तो यहाँ कि भाई तलाक दिया जा रहा है। तो भागी भागी घर गई, फिर वो तो बच गया उसका घर, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है, मतलब पति ले जाने को खड़ा हुआ है कि मैं घर ले जाने को तैयार हूँ, कहती मैं नहीं जाऊँगी, घर जाना नहीं है, तलाक देना नहीं है। तो उन्होंने ऐसे भी लोगों को घर पहुँचाया वापस। तो बड़े अच्छे प्रयास हैं उनके, तो ऐसे अच्छे लोग भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर उनकी वो वाली वीडियो कैसे आई? तो क्या जो लोग ऐसे हैं जो इस माइंडसेट के घर नहीं होना चाहिए, क्या उन्होंने मिलके उनको शिकार बना दिया कहीं और हमको वो पकड़ा दिया, वीडियो उसको लेके घूमते रहो? सोचिएगा ज़रूर, है ना। तो कुल मिला के जजेस ऐसे ही होने चाहिए। एमपी हाई कोर्ट के जज, हाँ एमपी हाई कोर्ट के जज हैं शायद वो। बहरहाल तो उनके काफ़ी सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे देखे और मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर, और मतलब ये काबिल तारीफ़, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। ऐसे प्रयास यदि सारे जजेस करने लगें तो 50% केसेस में डाइवोर्स नहीं होगा। लेकिन करते नहीं हैं लोग, बोले आए हैं डाइवोर्स करने, हमारा क्या जा रहा है, हटाओ, दो और बराबर करो, हम तो अपनी नौकरी करने आए हैं। यस सर, मैंने ये वाला वीडियो देखा। हाँ अमृता जी, तो उनके कई सारे वीडियोस हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भाई ऐसे जजेस को तो रिटेन करना चाहिए। अगर वो रिटायर हो जाए तो उनको रिटायरमेंट नहीं देना चाहिए, उनको कमीशन में ला के उनको दोबारा बैठा देना चाहिए कि फैमिली मैटर वाले सारे केस आपको ही देखने हैं। वो इस काम के लिए बंदा परफेक्ट है, बेहतरीन काम करते हैं। तो देखकर खुशी होती, चलो कोई तो जज ऐसा है जिसको परिवार की चिंता है। यहाँ परिवार की चिंता नहीं है लोगों को। अगर ये परिवार ख़त्म हो जाएंगे तब क्या होगा, ज़रा सोचिए, कहाँ जाएंगे हम और आप? कभी सोचा आप लोगों ने क्या होगा इन बच्चों का? बच्चे ही नहीं होंगे, खैर बच्चों का क्या होगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी, है ना। मैरिटल रेप पर क्या करें सर जी, टेंशन है। अरे सर अभी रुको सर, सब होगा, आप क्यों इतनी टेंशन लियो? हाँ हिंदी में बात करते हैं, बिल्कुल ये एक सबसे अच्छी बात है, हिंदी में बात करते हैं। और देखा आपने बात करने का उनका तरीका कितना कितना अच्छा है। लगता नहीं है कि हाई कोर्ट के जस्टिस बैठ के बात, हाई कोर्ट के जस्टिस का भी आपने ईगो देखा नहीं है भाई साहब लोग, हाँ खुदा होते हैं वो, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे बात कर रहे थे पिता बैठा हो सामने। ये बहुत काबिल तारीफ बात है कि हाई कोर्ट का जस्टिस कोई इतना कहना चाहिए सेंसिटिव है कि वो चीज़ों को इतने अच्छे से डील करते हैं, ये काबिल तारीफ़ है। गुरुदेव कमेंट मत पढ़िए, फेमिनिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन इन लोगों से वो नफ़रत करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आजकल तो वो एफ बडी वाला भी कल्चर चल गया भाई। कमेंट तो पढ़ ही गए आपने जब तक लिखा, ठीक है ना। तो खैर आइए और देखें सर और क्या चल रहा है।
और आगे देखें, पंजाब के फिरोजपुर में युवती ने किया किशोर से शारीरिक शोषण, शादी करने के लिए जबरन पहुंची घर। अब पंजाब में एक कांड हुआ था, विवाह समारोह में 16.5 साल के किशोर से प्रेम प्रसंग में एक युवती ने उसको फंसा लिया, 16.5 साल के लड़के को, ठीक है, इसको फंसा लिया, इसके साथ में सेक्स कर लिया। अब इसके घर पहुंच गई कि भाई मेरे तो शादी करनी है, लड़की बड़ी है, बालिग है, लड़की का मतलब महिला है, इसको फंसा लिया और कहती मुझे तो शादी करनी है। अब आप मज़ा देखिए, कानून का मज़ा यहाँ और देखिए। भाई लड़के घर वालों ने मना किया, बोले 16.5 साल का लड़का है, तुमसे कहाँ शादी करेंगे, दिमाग में खराब है तुम्हारा। तो लड़की गई, उसने साहब छेड़छाड़ का और दुनिया भर के मुकदमे लगा दिए, अभी तो रेप का मुकदमा लगाना बाकी है। अब आप सबके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इसने लड़के के साथ नाबालिग के साथ किया, तो नाबालिग के साथ तो कंसेंशुअल माना ही नहीं जाता सेक्स, तो कायदे से तो लड़की के ऊपर रेप लगना चाहिए। भारतीय कानून में महिलाओं के ऊपर रेप या लड़की के ऊपर रेप लग ही नहीं सकता। धारा 376 में ये प्रोविज़न ही नहीं है, वो माना ही नहीं गया। माना यह गया कि नहीं, लड़का ही रेप कर सकता है, लड़की कर ही नहीं सकती। इस केस में मैं आपसे पूछता हूँ, लड़की ने रेप किया या लड़के ने किया? 16.5 साल का लड़का है, नाबालिग है। बच्चे तो आपके घर में भी होंगे, आपके भी होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, भाई होंगे, आपके बेटे होंगे। कल उनके साथ कोई ऐसा करे तब क्या होगा? कल कोई बुढ़िया अपने बच्चे को फंसा ले और बोले नहीं मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर रेप केस लगा दूंगी, तब क्या करोगे? मेरा सवाल महिलाओं से, क्या महिलाओं के ऊपर रेप केस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सिर्फ महिलाएं जवाब दें। पुष्पेंद्र यादव जी कहते हैं गुरुजी क्या ये कानून मुस्लिम पर लागू होंगे? उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, लेकिन ये वाले कानून सीआरपीसी वाले रेप वाले लागू होते हैं, है ना? ठीक है ना? जवाब नहीं आया, महीना हो गया। उमा जी कहती हैं यस बिल्कुल होने चाहिए, लड़कियों पर भी केस लगना चाहिए। एक ने कहा, बाकी सब गायब है। पॉक्सो लगता, इसमें नहीं लग रहा ना सर, यही तो समस्या है। बीइंग रिच इज़ नॉट क्राइम, कांग्रेस इज़ मिसलीडिंग। अभिषेक जी, कांग्रेस का तो सर काम ही है। रीत मदान जी कहती हैं यस, इंदू सिंह जी कहती हैं यस। तो भाई सर क्या आप चोला एम्पायर पर लाइव करेंगे? करेंगे सर, चोला एम्पायर पे भी कर लेंगे, है ना? अवंतिका जी कहती हैं यस। तो देखिए सर एकदम क्लियर है, सबका ये कहना है कि हाँ भाई लगना चाहिए। ऐसी युवतियों पे, ऐसी लड़कियों पर, ऐसे जो महिलाएं हैं उन पर भी केस लगना चाहिए। तो यानी इस कानून को बदला जाना चाहिए कि नहीं बदला जाना चाहिए? ये कानून गलत है कि लड़के के ऊपर लड़के का रेप कर लो तो लड़का रेप केस लगा ही नहीं सकता, ये गलत है, इसको भी बदला जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें सर जिस तरीके से किया गया है, इसको बनाया गया। महिला ने रात में पति की हत्या, फिर रची साजिश, सुबह करवा दिया अंतिम संस्कार, लेकिन तभी पुलिस ने पकड़ लिया। नागौर जिले की घटना, मेड़ता सिटी थाना क्षेत्र की। तो वो जो फेमिनिस्ट वाले लोग थे वो आज कुछ जवाब देंगे। उधर लड़की ने रेप कर दिया उसका लड़के का, 16.5 साल के बच्चे का, इधर ये कांड हो गया, पति को मार दिया साहब, हत्या कर दी। अब क्या करें? कुछ लोग कह रहे थे चाटा नहीं मारना चाहिए, थप्पड़, एक फिल्म आई थी थप्पड़ पड़ा, अब हम घर छोड़ के चले जाएंगे, अपना घर बर्बाद कर लेंगे। ऐसी कोई मूर्ख औरत ही ऐसा करेगी, कोई गंवार औरत ही ऐसा करेगी? हैं? हमारे पिताजी हमें थप्पड़ मार दें तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे? पागल कुत्ते ने काटा हमको, 2 जूते और मारेंगे, बोले इधर बैठ, अभी 4 और खाने बाकी हैं। ये परिवार है, रिश्ते हैं, ऐसे कानून से नहीं चलते, ठीक है ना? इसमें प्यार भी उतना ही होता है। और कोई भी व्यक्ति, एक वो मजाक भी, चुटकुला भी चलता है हमारे कि एक पति ने जो है पत्नी को धर दिया, एक पत्नी बुरा मान गई तो बोला कि आदमी उसी को मारता है जिससे प्यार करता है। तो पत्नी ने भी उसको धाए दिए मिला के, तो बोले और आप क्या समझते हो मैं आपको प्यार नहीं करती? तो एक्चुअली जीवन ऐसे ही चलता है। इसमें जो इस तरह से एक कम्युनिस्ट विचारधारा घुसेड़ी जा रही है ना, यही सबसे दुख का कारण है। खैर, तो महिला ने जो है पैसों के लालच में अपने पति की हत्या कर दी और
कोई छोटी नई नई नवेली नहीं है, 50 वर्षीय पत्नी है। और जो इन्होंने अपने इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने के लिए अपने पति की हत्या कर दी। आज अनीता जी होती तो गदगद हो जाती कि भारत में क्या क्या हो रहा है। इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने के लिए हत्याएं यूजुअली पहले वेस्ट में होती थी, अमेरिका में होती थी, ब्रिटेन में होती थी, भारत में होने लगी है। गुरुदेव पिछला कमेंट करने के लिए 8 बार कमेंट किया तब पोस्ट हुआ। ओह अच्छा, कमाल है, कोई नहीं। तो साहब ये स्थिति है, इंश्योरेंस के पैसे चाहिए तो पति को मार दो, लाहौर पे बिल्ला कूदत। अब तो इंश्योरेंस कराना भी खतरे से खाली नहीं है बाबा। तो क्या स्थिति हो गई पतियों की, एक बार फिर से दिखा दूं एक वीडियो के माध्यम से, बस सीरियस हो गए होगे आप लोग। ये स्थिति है पतियों की, कमाओ, कमा के ला के मुझे दो, बच्चे पालो, हाँ, और खाना मांगो तो थोड़ा उधर हो, पीछे हो, ये तेरी चल निकल। सिर पकड़ के बैठा वो भी अपना, हाँ, कमा के ला के दिया भैया, सब्जी भाजी सब ला के दिया, थोड़ा मुझे भी तो खाने के दे, बोले उधर घूम उधर, ये लाद दी, और देखो सिर पकड़ के बैठा है, ये देखो। तो भाई ऐसी स्थिति ना करो, थोड़ा सा हंस लो, सीरियस ज़्यादा हो गए आप लोग। खैर, तो ऐसी स्थिति ना हो, परिवार की तरह से चले। इसमें जो लोग घुस के परिवार को तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। हमें इस कम्युनिस्ट माइंडसेट से बचना है। और इसीलिए अभी आपने देखा सरसंघ चालक आरएसएस के चीफ, उन्होंने जो इतनी सारी बातें कही, वो इसीलिए कही कि ये जो एक परिपाटी पड़ रही है, ये नहीं पड़नी चाहिए। तो महिला हो या पुरुष, कानून समान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। महिला पुरुष के लिए कानून एकदम बराबर होना चाहिए। गलती करने पे दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। जिम्मेदारियां दोनों की बराबर ही ऑलरेडी हिंदू समाज में होती हैं। वो पूरा घर संभालती है तो बाहर पति कमा कर लाता है। कई सारी जगह ऐसा भी होता है जहाँ जो है पत्नी बाहर कमाने जाती हैं तो उतना पति भी फिर उतना वो करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सबके जीवन अलग अलग होते हैं, सबका एक जैसा जीवन नहीं होता है, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी आदत होती है कि कपड़े भी जो है नहाने जा रहे हैं तो बाथरूम में लगे मिलने चाहिए, टॉवल भी लगी मिलनी चाहिए, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम खुद कर लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, है ना। तो वो सामने वाला जैसा काम कर रहा है उसी हिसाब से दोनों आपस में ढल जाते हैं, और यही सबसे अच्छा तरीका है। इसमें कानून घुसाएंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। कानून से रिश्ते चलते नहीं हैं, टूटते हैं, है ना। कोई कानून ऐसा नहीं बना जो बाध्य करे कि आप दोनों को साथ में रहना है। सारे कानून ऐसे बने कि कैसे आपको तोड़ना है, कैसे आपको अलग होना है, ठीक है ना। सर शादी ही नहीं करनी अब तो, ले भैया ये परेशान हो गया इसीलिए मैं ये सब चीज़ें मुद्दे नहीं उठाता था। ऐसा नहीं है, आराम से करो शादी, बहुत 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 अच्छा बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है। खटपट भी होती है तो, लेकिन भाई ये आपका कर्तव्य है। आपके पिता ने आपको पैदा किया ना, आपकी माता ने आपको पैदा किया, तो आपको भी तो उनको नाती पोते पैदा करके देने पड़ेंगे, बच्चे बच्चियाँ पैदा करके देने पड़ेंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा? इतने सेल्फिश हो कि नहीं हम हमारे साथ कुछ हो गया उल्टा सीधा तो हम ये नहीं करेंगे, गलत है ना। ऐसा मत सोचिए, ऐसे जो लोग भी सोच रहे हैं ऐसा ना सोचें। देख कितने सारे लोग लिखना शुरू हो गए, नो नीड फॉर मैरिज, शादी नहीं, जल्दी डर जाते हो आप लोग। ऐसे डरा मत करो, लड़कियां धोखेबाज होती है, अरे भगवान भगवान भगवान, अरे ऐसा मत सोचो यार, सब ऐसा थोड़ी होता है। पानी की टंकी पर चढ़ी 2 शिक्षिकाएं, कहा आप सरकार ने दिया झूठा आश्वासन, अभी तक नौकरी नहीं मिली। लो भैया, अभी तक नौकरी, फिर पानी की टंकी पे चढ़ गई। ये वही हैं जिनको केजरीवाल जी ने बहन बोला था, बहन। तो बहन जी कुछ कह रही हैं, बहन जी की सुनो भाई। मैं सिप्पी शर्मा 646 बेरोजगार पीड़ित, मेरी साथन आनंदपुर साहब तो भीड़पाल। ਅੱਜ पूरा 1 साल हो गया है पानी टैंकी ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, दिवाली, करवा चौथ मेरा टैंकी ते बनाया सी।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਹੇਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰ ਲਿਆ ਨੀਚੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਰਜੋਤ ਬਹਿਨ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਐ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜਕੜਾ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਚੜੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। पिछले साल भी इन्होंने करवा चौथ और दिवाली जो है टंकी पे ही मनाई थी, इस बार जो है उनको उम्मीद थी। अभी पिछली बार केजरीवाल जी आए थे तब भी टंकी पे चढ़ी थी, वो दूसरा वीडियो था, उसमें कहती केजरीवाल जी आए मेरे भरा हैं, तो साडी तुहाडी सानू तुहानू असी तुसी सब रह गया जी। अब की करा, 5 साल झेलो, और की करा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। खैर तो ये स्थिति है साहब। अब लोगों को पछतावा हो रहा है, लेकिन अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। और पंजाब में चल क्या रहा है आप देखकर हैरान हो जाएंगे साहब। पंजाब के अंदर एंटी इंडिया रैली चल रही है, जरा देखिए। छोटे बच्चों का भी इस्तेमाल किया जा रहा। सोचिए कहाँ से इसको रेडिकलाइज किया जा रहा। पंजाब बनेगा खालिस्तान। नहीं साहब, ये अमेरिका में नहीं हो रहा, ये ब्रिटेन में नहीं हो रहा, ये कनाडा में नहीं हो रहा, ये आपके भारत में हो रहा, पंजाब में हो रहा। पंजाब के अंदर ऐसी रैली निकाली गई, पुलिस प्रोटेक्शन इस रैली को दिया गया और सामने सामने देश विरोधी नारे लग रहे हैं। पंजाब बनेगा खालिस्तान, पंजाब के टुकड़े करने की बात हो रही है, देश के टुकड़े करने की बात हो रही है। इस सरकार को चुना है पंजाब के लोगों ने। नहीं बधाई, थोड़ी बधाई तो ले लो। आज़ादी बोलना तो सीख लो पहले, कोई कह रहे हैं। हाँ ठीक है सर, वो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर आगे बढ़ें उससे पहले इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। यदि आप तक हमारे वीडियो पहुंच रहे हैं, यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं, और इस QR कोड को स्कैन करके आप इस QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इस QR कोड के थ्रू इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल चलता है। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। भीम UPI एड्रेस है n.shuklain@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वे patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर सपोर्ट कर सकते हो, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हो। सभी मित्रों को सपोर्ट करना ही है जितने भी लोग इस लाइव को देखते हैं, राइट। करते नहीं हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कहना। करना नहीं करना उनका काम है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे क्या पता चलेगा, तो मुझे उससे क्या मतलब है, मैंने तो उधार चढ़ा दिया आपके ऊपर, बाकी वो ऊपर वाला देखेगा, मुझे क्या करना है। विशाल जी कहते हैं सर जी ऑल ऑफ दिस इज़ टेरिफाइंग मी, आई मेड द डिसीजन टू मैरी एंड माई वेडिंग इज़ शेड्यूल्ड फॉर December, बट नाउ आई एम अनश्योर वेदर टू मैरी और नॉट। ये भगवान, विशाल कचवाल जी, तो एक काम कर सकते हो, कहीं ऐसी जगह शादी कर लो जहाँ पे नियम कायदे बड़े ईजी हों। अभी इसका यही ऑप्शन बचा है, क्योंकि
अब ऐसे वो करना भी ठीक नहीं, फिर लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाएंगे। कोई सलाह नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, गलत फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा लोग हैं। फिर हम यहाँ आइडिया दें तो पता चला बच्चियों को, लड़कियों को, बहनों को परेशान करना लोग शुरू कर दें कि यार हम तो तरीके से ऐसे ऐसे करेंगे, और जो सक्षम लोग हैं वो ज़्यादा करेंगे ऐसा। तो ऐसा नहीं है ना, शादी कीजिए सर, ऐसा नहीं है, और देखभाल कर संस्कार जिसमें हो उससे कीजिए, तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम वहीं आती है जहाँ संस्कार नहीं होते। संस्कारों की बात चलिए, आओ साहब जरा देखें क्या चल रहा है। ओहो जयशंकर जी बैठे हैं, जे को है न्यूजीलैंड को झंडो लगो जाए तो, ओ जे को मोड़ी है भैया, जाए तो हिंदुस्तानी लग रही ना, हिंदुस्तानी ना ने भैया, जाए तो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की, हिंदुस्तानी ड्रेस पहने। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही तो नहीं है कहीं है वो, जिन्होंने मतलब जो एक कांड हुआ था न्यूजीलैंड में, शूट आउट हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने रेडियो पे अजान सुनाना शुरू कर दिया था, ये वही है क्या? ज़रा बताना यार मित्रों, कि मुझे कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा कहीं। बहरहाल ड्रेस में सुंदर तो लग रही भाई, ये बात तो है। भारतीय परिधानों की बात ही अलग है, विदेशी भी पहन लेते ना तो सुंदर लगने लगते, नहीं तो कैसे चिपटे चपाटे से लगते हैं, अजीब व गरीब। अच्छा, हमारे यहाँ की अच्छी भली जो हमारे यहाँ की महिलाएं, उनको भगवान जाने कौन सा शौक चढ़ा गया, वो वेस्टर्न में चली जाती हैं। साड़ी से ग्रेसफुल ड्रेस मुझे तो आज तक कोई दूसरी लगी नहीं, बाकी सबका अपना सोच है। ये वही है क्या? वही वैक्सीन वाली वही है सर? अच्छा ठीक है, चलिए साहब। तो खैर ड्रेस बदल ली, मन भी बदलना तो अच्छा है, ये पूरी पागल कौमी है, मालूम है सर, बहुत अच्छे से जानता हूँ। हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाने के लिए पहन लिए। चलिए आइए आगे चलते साहब। मास शूटिंग से थर्राया थाईलैंड, चाइल्ड केयर सेंटर में 31 को गोलियों से भूना, मरने वालों में बच्चे अधिक। ये जो बीमारी है साहब, ये बीमारी को समझिए आप। मास शूटिंग, बच्चों को गोली मारी, वो जो वीडियो गेम देखते हैं ना, ये उनके नतीजे दिख रहे हैं आपको। किसने मार दिया साहब, क्यों मार दिया, देखें जरा। बच्चों के डे केयर पर हमला, पूर्व पुलिस अधिकारी ने ली 37 की जान, 37 लोगों की जान ले ली। पूर्व पुलिस अधिकारी था साहब, पहले पुलिस में था, बच्चों का डे केयर सेंटर था, जो स्कूल जिसे आप बोलते हो ना, उसे डे केयर सेंटर भी बोला जाता है बहुत सारी जगहों पर, है ना, दिन ही दिन का। तो फिर क्यों मार दिया? ड्रग्स लेता था, नौकरी से निकाला गया, नर्सरी में घुस पत्नी बच्चों समेत 37 को मौत के घाट उतारा, बाद में खुद को भी उड़ाया। तो पहले ही मार लेता खुद को, गंवार आदमी, अजीब टाइप का सुअर आदमी भाई। 37 लोगों को इसने मार दिया, अबे खुद को ही मार लेता पहले, ये नौबत ही नहीं आती। कमाल है। ये चलन एक अजब ही चल गया है, अमेरिका से शुरू हुआ ये चलन और लगभग सबको ग्रिप में लेता चला जा रहा है। ये तो अच्छी बात है, भारत में ऐसी गन्स वगैरह नहीं मिलती, ऑटोमेटिक राइफल्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे भी नाटक नौटंकी हो जाए। कमाल है, बड़े हद दर्जे की बेवकूफ़ी है। लेट देयर बी अ सिख रेफरेंडम, दे विल वोट अगेंस्ट पार्टीशन एज इट इज़ नॉट इन देयर इंटरेस्ट टू लीव रेस्ट ऑफ इंडिया। हाँ ये तो पक्की बात है, ऐसा ही होने वाला है। खैर, तो ये हुआ थाईलैंड में। आ जाइए, अमेरिका में भी हुआ सर, आज ही हुआ। अमेरिका के मैक्सिकन सिटी हॉल में गोलीबारी, मेयर समेत कम से कम 10 की मौत। ये तो इनके यहाँ तो रोज का ही है। मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे अनसेफ अगर कोई कंट्री है तो अमेरिका है। अगर आप देखेंगे मरने वालों की, गोलीबारी में इस प्रकार से मरने वालों की संख्या अगर कहीं देखेंगे मास शूटिंग में या मास मर्डर में, तो अमेरिका नंबर 1 शायद स्टैंड करेगा, और भारत का इसमें कहीं नंबर ही नहीं आएगा। इसलिए ऐसे सर्वेज और ऐसे जो रिपोर्ट्स होती है ना, वो कोई नहीं निकालता है, कोई इन पर सर्वे नहीं करता है। फ़ायदा नहीं है ना, इंडिया नंबर 1 पर आ जाएगा, बोले सबसे कम यहाँ होता है। ऐसा कोई आपने आज तक सुना ऐसा शूट आउट इस प्रकार का? कमाल है। चलिए और आगे चलें। तो ये दुनिया में तो साहब अमेरिका में शूट आउट हो रहे हैं, भारतीयों की स्थिति क्या है? चाहे ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका, भारतीयों की स्थिति कमोवेश सब जगह एक जैसी है। और अब
ज़रा देखिए इस बार इंग्लैंड से क्या आ रहा है। प्रवासी भारतीयों के खिलाफ ब्रिटेन की गृहमंत्री ने खोला मोर्चा। वाह, बोले यहाँ आ जाते हैं ये लोग, यहाँ आके गड़बड़ करते हैं, यहाँ ज़बरदस्ती आ जाते हैं, लोड बढ़ जाता, फलान हो जाता। और कह कौन रहा है? लुक हु इज टॉकिंग। ये खुद इंडियन है, भारतीय मूल की, ये खुद। सबसे गद्दार भारतीय होता भाई साहब, बाहर चला जाए तो हैं। ऐसा है क्या? ये उन लोगों में से हैं जो आम आदमी सपोर्टर होते हैं, समझ जाइए आप, वो इसी प्रकार के होते हैं। कम्युनिस्ट इसी प्रकार के होते हैं। वो ये उनमें से हैं जो कहते हैं अपना तो इंडिया से हो गया, फिर वहाँ जाके चिल्लाते हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाने कोई नहीं आ रहा। और फिर यहाँ आके मोदी जी हमें बचाओ, नाटक नौटंकी करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। ये वो लोग हैं, इन्हीं को भौंक लिबरल कहा जाता है। भौंकते बहुत हैं। कमाल है साहब, हद दर्जे की बेशर्मी है। खुद भारतीय मूल के होकर कहते हैं भारतीयों से बड़ी दिक्कत हो रही साहब। कमाल है। तो ये तो ब्रिटेन में हाल देख लिया। आसान नहीं है बाहर जाके काम करना। जो काम कर रहे हैं किन परिस्थितियों में कर रहे हैं आप देखिए, ज़रा समझिए। अमेरिका का हाल देख लें, आइए अमेरिका का भी देख लें। अमेरिका में अपहरण किए गए सिख परिवार के 4 सदस्य मृत पाए गए, 8 महीनों की बच्ची की भी मौत। अरे बाप रे, बताइए, इसको भी मार दिया। तो साहब इनका अपहरण किया गया था। परिवार के 4 सदस्य थे, चारों का अपहरण किया था, ठीक है ना। कौन कौन था? आरोही घेरी, उनकी माँ जसलीन कौर, पिता जसदीप सिंह और जसदीप के भाई अमनदीप, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई। इन सबको जो है मौत के घाट उतार दिया जिसने जो इनको अगवा किया था। फिरौती के लिए, पैसे के लिए अगवा किया गया था, ऐसा मानना है पुलिस का। अभी तक कोई ऐसी जांच में सबूत नहीं आए जिससे कि ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि इस वजह से इनको अगवा किया गया था। बहरहाल अगवा किया, उसके बाद हत्या भी कर दी। अंततः हत्यारे ने खुद को भी मारने का प्रयास किया। लास्ट जब तक खबर आई थी तब तक जो है हॉस्पिटल में था, क्रिटिकल कंडीशन में था। इससे पहले भी जो है ये कांड कर चुका है। अमेरिका में सिख परिवार की हत्या करने वाले शख्स ने 17 साल पहले बंदूक की नोक पर की थी डकैती। पीड़ितों ने बताई आप बीती। मैंने क्या कहा, आदमी का बेसिक नेचर नहीं बदलता। 17 साल पहले भी इसने यही किया था, आज भी यही कर रहा है। 17 साल पहले ही अगर इसका एनकाउंटर हो जाता, लोग कहते हैं साहब आप तो सीधे मार देने की बात करते हो, अपराधियों के प्रति मेरे मन में जीरो टॉलरेंस क्यों है? 17 साल पहले अगर इसको गोली मार दी गई होती तो आज ये घर पूरा परिवार सुरक्षित होता। इसके जिम्मेदार वो निकम्मी सरकारें हैं, वो कम्युनिस्ट हैं जो इन लोगों को पालती पोसते हैं, जो कहते हैं नहीं नहीं क्रिमिनल को मारना नहीं चाहिए, जो कहते हैं क्या एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। नो बास्टर्ड्स, एवरी सिनर डजंट हैव अ फ्यूचर बिकॉज वी हैव अ फ्यूचर। समझिए इसको। इनको जिंदा रखने के लिए हम अपने परिवारों की आहुति नहीं देंगे। और ये जो बैठ के जो फैसले दे रहा ना, ये तो हो हमको सिक्योरिटी चाहिए, ये तो सिक्योरिटी लेके बैठ जाते हैं। मरते तो आप हो। ये इतने नीच निकम्मे टाइप के निकम्मे होते हैं। सबसे पहले इनसे सिक्योरिटी लेनी चाहिए वापस। तुम तो सबको न्याय दे रहे हो, तुमको कोई क्यों मारेगा? खुले में जाने दो उनको, पढ़ने दो उनको भी गोली, इनके परिवार को भी कोई उठा के ले जाए, तब इनको मालूम चलेगा। कमाल है। चलिए साहब, और क्या स्थिति है? हिंदुओं की ओवरऑल स्थिति क्या है? अमेरिका में फिर हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम। 14 साड़ी पहनने वाली महिलाओं को लूटा। साड़ी पहनने वाली महिलाओं को निशाना बनाकर हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट करके एक एक को। यह अमेरिका में हो रहा है। तो जो लोग अमेरिका में हैं उनको बता दूं कि साहब यदि आपने साड़ी पहनी है तो आपको लूटने का प्रयास होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने साड़ी नहीं पहनी, खूब आराम से पहनिए, आपने पास पिस्टल विस्टल गन वन रखिए। ये आए ना इस तरह का, खोपड़िया में या बिंदी बना के भेजिएगा वापस। ख़त्म बात। कहाँ तक झेलेंगे इन सुअरों को आप? ठीक है ना। तो ये स्थिति है। भारतीयों के साथ तो सीधा सीधा नस्ल भेद हो रहा है साहब, लेकिन भारतीय बोल नहीं पा रहे, हिंदू बोल नहीं पा रहा। उसको नौकरी का लालच है, बोलूँगा तो नौकरी से निकाल देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे। फिर क्या हो सकता है? फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो मत बोलो, चुप रहो। इससे काम हो जाएगा? प्रयास कर लो, कर रहे हो इतने सालों से, थोड़ा और कर लो। अपनी अपनी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें, खासकर वो लोग जो ब्रिटेन में हैं, खासकर वो लोग जो कनाडा में हैं, खासकर वो लोग जो अमेरिका में हैं।
कमाल की बात है ना, कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा। मुझे लगा था मैं कभी जीवन में बोलूँगा तो हमेशा ही बोलूँगा खाड़ी देशों में जो लोग हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में जो लोग हैं, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर आज स्थिति उल्टी हो गई। नहीं, चलिए, जितने भी एनआरआईज़ हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है, कृपया कर अपना ख्याल रखें, और ये जो आप पार्टी वार्टी करते हैं, रात में आना जाना, इसको कम करें, अपने परिवार में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, और जब भी आप जाएं, आपने बहुत पैसा कमाया, गन्स आराम से आप फ्री में ले सकते हैं, वहाँ कोई ऐसा लाइसेंसिंग वाला हिसाब नहीं है, नॉट फ्री मतलब पैसे दे के आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं। तो अच्छी गन्स लीजिए, कुछ ऐसी जो आपके कार में आ सकें, जिनका ईजी मूवमेंट हो कार में, यानी थोड़ी शॉर्ट हो और जिनमें राउंड ज़्यादा लग सकते हो, और घर के लिए बड़ी गन्स की आवश्यकता है आपको, वो ज़रूर लीजिए जिनसे आप मुकाबला कर सकें कुछ लोगों का, राइट, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारा सबसे पहला प्रथम ध्येय है, इसको याद रखिएगा। आइए, यूक्रेन वॉर, क्या रूस यूक्रेन की जंग को खत्म करा पाएगा भारत? पीएम मोदी के आह्वान पर जेलेंस्की ने क्या दिया जवाब? तो साहब, जेलेंस्की साहब ने जो आज इस पर बड़े गजब की खुलासे हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन किया जेलेंस्की को और बात करी, तो जेलेंस्की से उन्होंने ये बात करी कि भाई बातचीत करो और बातचीत करके इस मैटर को निपटाओ। एक अच्छी सलाह दी, सही सलाह दी। जेलेंस्की ने जो है इसमें बोला कि मैं बात नहीं करूँगा, उन्होंने जवाब दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कमाल की बात है कि थोड़ी देर बाद ही जो उन्होंने जिस घमंड में जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी को कि मैं बात नहीं करूँगा, थोड़ी देर बाद मालूम चलता जयशंकर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खबर को ब्रेक करते हो और कहते हैं कि जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय पर फ़ोन किया था, युद्ध रुकवाने के लिए प्रेशर करना चाह रहे थे, उनसे जो है इल्तिजा करी थी कि आप इस युद्ध को रोक सकते हैं, इस युद्ध को रुकवाइए, यानी आप पुतिन पर प्रेशर बनाइए। भाई हम क्यों बनाएंगे, हम क्यों बनाएंगे, तुम सुन नहीं रहे, पुतिन सुनेगा क्या? आज अमेरिका ने भी बड़ी जोर से, अमेरिका संसद में भी बड़ी जोर से हंगामा हुआ साहब, अमेरिकी संसद में वो भी कहते हैं कि वो भारत बोलता कुछ है लेकिन करता कुछ है, बोल रहा है कि मीठी मीठी बातें बोलता है यूएन में आके और रशिया का साथ दे रहा है। हाँ, तो आप ही से तो सीखा है, उसमें इतना बुरा क्यों लग रहा है? अभी तो आपके बराबर तो बेईमानी कोई कर ही नहीं सकता। खैर, अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका की एक और न्यूज़ लेते हैं। अमेरिका ने निम्न आय वाले देशों के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दी। अरे गजब, ये कैसे हो गया? अब ये इजाज़त देने लगे, ये सबके ठेकेदार बन गए। कहते जिनकी इनकम कम है भैया वो रूस से तेल खरीद सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, कमाल है। मतलब ये बताएंगे अब किससे तेल खरीदना कैसे, तो इन्होंने परमिशन दे कैसे दी, क्यों दे दी? आइए बताता हूं क्यों। 2023 में 1/3 देशों को करना पड़ सकता है मंदी का सामना। पड़ सकता नहीं, ऑलरेडी करने लगा लगभग पूरा यूरोप। आप देखिए यूरो की हालत क्या हो गई, लगभग डॉलर के बराबर आ गया। पहले कहाँ था? अमेरिका ने क्या किया, खुद फायदा उठा लिया, पूरे यूरो को डुबो दिया। आप पाउंड की हालत देखिए, क्या हालत है, लगभग खाली मेरे ख्याल से 10 रुपए का फर्क रह गया है डॉलर में और पाउंड में। तो लगभग बराबर आ गया वो भी। पहले कितना डिफरेंस होता था आप सोचिए साहब। सबकी इकोनॉमी की सत्यानाश करके अमेरिका ने फ़ायदा कमाया, अपनी इकोनॉमी बढ़ाई, और अब कहता ठीक है थोड़ा थोड़ा तुम लोग सब लोग तेल लोगे। उसको मालूम है कि अभी ये सब फेल होने वाले हैं, सब में रिसेशन आने वाला है, ज़बरदस्त रिसेशन। अरे रिसेशन आ जाएगा तो वैसे ही ये सारी तेल वेल की खपत कम हो जाती है दादा रिसेशन में। तो जब ऑलरेडी मालूम है तो उसके बाद कह रहे नहीं अब तुम खरीद सकते हो, थोड़ा बहुत चाहो तो। अमेरिका वो देश है जिसने सबकी ऐसी तैसी कर दी। बची कुछ ही ऐसी तैसी अभी यूके अपनी खुद की लगाने वाला है, क्योंकि लिज ट्रस मैडम है वहाँ पर, जिन्होंने अभी और बहुत कुछ करना है। और विंटर्स आ रही हैं तो आपको मालूम ही क्या स्थिति होगी सर्दियों में। अमेरिका से एक और खबर लीजिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CNN पर किया मानहानि का मुकदमा, मांगे 47 करोड़ 50 लाख डॉलर। और बाप रे बाप। तो साहब CNN पर दावा कर दिया उन्होंने, 47 करोड़ 50 लाख डॉलर मांगे। डॉलर नॉट इंडियन रुपीस। बाप रे बाप। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है साहब। अभी अमेरिका के अंदर भी उथल पुथल जारी है। तो ये तमाम सारी चीज़ें, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन फुटबॉल का वर्ल्ड कप जानते हैं कहाँ करा रहे हैं? कतर में करा रहे हैं। कतर कौन है? जिसके ऊपर सीधा सीधा आरोप है आतंकवादियों को पालने पोसने का। उस देश को इन्होंने मेज़बानी दी है।
और जिसके ऊपर आरोप है जिसने कि इतनी गंदी, भारतीय मजदूर गए थे काम करने, इतनी गंदी कंडीशंस में उनसे काम कराया जो इनह्यूमन थी, अमानवीय कंडीशंस में उनसे काम कराया। कई सारे लोग मर गए हैं अमानवीय कंडीशंस में, भारतीय मर गए, मजदूर जो मजदूरी करने गए थे, 2 नंबर में गए थे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कतर में हुआ। और इस होने के बाद फिर क्या हुआ? कतर वर्ल्ड कप, पेरिस बिकम्स लेटेस्ट सिटी टू बॉयकॉट ब्रॉडकास्टिंग ऑफ 2022 टूर्नामेंट। पेरिस ने मना कर दिया, हम 2022 के वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टिंग यानी टीवी पर हमारे यहाँ कोई नहीं देख सकता। न्यूयॉर्क पेरिस में किसी भी केबल टीवी या फिर जो ओपन फ्री टू एयर चैनल्स हैं उस पर किसी पे भी इसका प्रसारण, सीधा प्रसारण या रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई जाएगी। पेरिस ने ये डिसाइड कर लिया। ये एक अच्छा फैसला है और कतर जैसे एक कंट्री को ये मुंह तोड़ जवाब है। तो भारत को भी करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि भारत को भी अपनी टांग अड़ानी चाहिए इस तरह। लेकिन यहाँ तो काम ही उल्टा हो गया। RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बैक्ड वियाकॉम 18 मीडिया टू स्ट्रीम फीफा वर्ल्ड कप ऑन जियो सिनेमा फॉर फ्री। लो भैया, ये जियो सिनेमा पे फ्री दिखाने की बात कर रहे हैं। हम कहते बॉयकॉट करो, अब फ्री में दिखा के तुमको क्या मिलने वाला है? इसे तो मत दिखाओ। नहीं, फ्री में आप दिखाएंगे ये फुटबॉल गोल गो, इसे क्या फर्क पड़ने वाला है? मत दिखाइए, कोई 2-4 फिल्में दिखा देना, देशभक्ति की दिखा देना। भाई जियो वालों का है, वियाकॉम का है, सुनते हैं नहीं, मानते नहीं हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। फिर बॉयकॉट कर देगी अभी जनता उठा के, परेशान होगी घूमेंगे इधर से उधर। तो भाई इनको कौन समझाए? इनका दिमाग सड़ गया। कभी वो बिना सिंदूर, बिना चूड़ियों वाली लड़कियां खड़ी कर देते हैं, महिलाएं खड़ी कर देते हैं, सॉरी शादीशुदा, और फिर कहते हैं कि हमसे गहने खरीदो। कभी कहते हैं कि हम फीफा वर्ल्ड कप दिखाएंगे, फलान दिखाएंगे, वो ठिकान दिखाएंगे। भाई ऐसा मत करो यार कि मतलब आपकी लंका ही लग जाए एकदम से। ये रिलायंस में कौन बैठे हैं? सड़ गया का दिमाग है भैया? मुकेश तक कोई बात पहुंचा दो, नहीं तो कांड लगा देंगे ये लोग तो। चलिए आगे चलते हैं और देखें साहब, बाकी जगह तो शांति होगी। तालिबान को लगा तगड़ा झटका। पहली बार अफगानिस्तान के एक जिले पर अहमद मसूद के लड़ाकों का कब्जा। और तेरी, अहमद मसूद के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया भैया, कमाल हो गया। तालिबान को पहला झटका लगाया। तो जो विद्रोही गुट है नेशनल रिसर्जेंट फ्रंट, उन्होंने जो है पूरे एक जिले पर कब्जा कर लिया है। तालिबान को इतनी सारी सुविधाएं देकर गया था साहब अमेरिका, इतनी सारी सुविधाएं, इसके बावजूद नहीं लड़ पा रहे। ये स्थिति है। तो हमने सुना है कि पाकिस्तान इसमें मदद कर रहा है नहीं? इसे सुनने में आया। देखो भाई, बड़ा गलत हो रहा है। खैर, तालिबान के बस में नहीं सत्ता संभालना, हक्कानी की ही मस्जिद में विस्फोट। ए भगवान, हक्कानी की मस्जिद में विस्फोट हो गया और ये संभालेंगे सत्ता? हो गया कल्याण साहब इनका। अब क्या बोलें? तो सत्ता संभल नहीं रही। हमने उसी समय कहा था जिस समय अमेरिका गया था कि अब अफगानिस्तान में हमेशा ये स्थिति रहेगी। अमेरिका जो करके गया है बहुत गंदा काम करके गया है वहाँ। खैर, कुछ था नहीं ना, इसलिए जो उसे चाहिए था वो ले लिया, उसके बाद में बर्बाद करके चला गया। तो ईरान में देखना सर, ईरान में क्या चल रहा है? ईरान में तो वो बुर्का वुर्का वाला चल रहा था, हिजाब हिजाब वाला चल रहा था। सुना सत्ता ने बड़ी ज़ोर से क्रश कर दिया। सत्ता के एक मंत्री जी एक स्कूल में पहुंचे थे, उनका कहना है कि अमेरिका करा रहा है, लेकिन स्कूल तो आप ही के हैं, बच्चे तो आप ही के पढ़ रहे हैं। तो स्कूल में क्या हुआ मंत्री जी के सामने, आइए देखें। मंत्री जी खड़े हैं, भाषण नहीं दे पा रहे। लड़कियों ने हिजाब उतार के नो हिजाब। तो मंत्री जी कुछ बोल ही नहीं पाए। बासिज पार्लियामेंट्री जो है वो बच्चों से बात करने गए, बच्चों को कुछ बोलने गए थे।
तो आवाज़ जो जो बोल रही हैं बच्चियाँ, बोल रही हैं गेट लॉस्ट बासीजी, गेट लॉस्ट बासीजी चल रहा था साहब कि निकलो यहाँ से, भगो यहाँ से, नो बुरका, बुरका नहीं पहनेंगे, हिजाब नहीं पहनेंगे। और यहाँ पे एक चुईया खड़ी थी करती हुई, हैं, वो कहाँ गई? उसके साथ बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे। चुईया को शेर नहीं बता दिया था लोगों ने। कमाल है साहब। तो ये असल स्थिति है, जो बच्चियाँ हैं, जो महिलाएं, उनकी असल शेरनियाँ यहाँ पर है, ईरान में आपको दिखाई दे रही हैं, जो खुल्लम खुल्ला सत्ता और प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, आइए साहब आगे चलते और ज़रा डिलीवरी बॉय दिखा दें आपको। ये सर नया डिलीवरी बॉय आया मार्केट में, ज़रा इसको भी देख लीजिए। डब्बा लेके उड़े और सीधे ले जाके छज्जे पे डिलीवरी, बालकनी में डिलीवरी। अरे बाप रे, तो बड़ा खतरनाक हिसाब है भाई। ये वीडियो आज बड़ा वायरल रहा, तरह तरह के डिलीवरी के मेथड्स इसके बाद देखने को मिले। कमाल है भाई, अगर ऐसे भी डिलीवरी होने लगे तो कमाल ही हो जाएगा। नहीं, डिलीवरी भले ही करो ना करो, ऐसे जेट पैक की अगर रेंज अगर अच्छी हो तो मज़ा आ जाएगा। मतलब काहे के लिए आदमी ट्रेन से सुस्त जाएगा, सीधे उड़ा और पहुंच गया दूसरी जगह। अपने अपने पर्सनल कार की जगह यही रख लो, मस्त है एकदम, चकाचक, जहाँ जाना उड़े और पहुंच गए, और फास्ट पहुंच जाएंगे, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए साहब, बहुत सारे लोग जो हैं शादी को लेकर तमाम सारे मन में लोगों के दुविधाएं हैं, उस शादी की दुविधाओं को दूर कर देता हूँ थोड़ा सा। आइए देखें, जीवन साथी किसे कहते हैं। हाथ नहीं है इनके पैर नहीं है। अब आइए आगे देखें क्या होता है। ये पहनी सैंडल, ये पहनी दूसरी सैंडल। अब हाथ नहीं है तो स्ट्रैप नहीं लगा सकती, तो पति ने स्ट्रैप लगा दिया साहब। ठीक है, इसे बोलते पार्टनर ने स्ट्रैप लगा दिया, इन्होंने बैग उठाया और ये चल दी। ये भी आ गए साहब साथ में। अब ये क्या हो रहा है, अब ये उठाया, एक हाथ से पकड़ा और ये उठा के डाला, यहाँ आई टेबल पे बैठा दिया। काहे? ये लो भाई, इन्होंने, अरे मैडम का पर्स भी इन्हीं के पास था, चलो, और ये टोकरी में आ गए, अरे शाबाश, और ये चल दिए दोनों। क्या बात है भाई, वेरी गुड, बहुत ही सही। ये लो भाई, पैर नहीं है तो क्या हुआ, प्यार तो है। जिंदगी पैरों से नहीं, प्यार से चलती है। कुछ समझे? और कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद लड़ते झगड़ते हैं। बड़े गजब बेवकूफ लोग हैं यार। जितने शादी वाले लोग हैं, अगर कभी पीछे पलट के सोचिएगा, बुरा कम और अच्छा ज़्यादा हुआ होगा आपके साथ। तो ये साहब लगा नहीं था ऐसे लोग एग्जिस्ट करते होंगे, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं साहब, इसलिए दिखा रहा हूँ। हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, कार है, गाड़ी है, बंगला है, इज्जत है, शोहरत है, इसके बावजूद हमारी ज़िंदगी में सुख नहीं है, सुकून नहीं है, प्यार नहीं है। सोचिए, कहीं ना कहीं गलती हमसे ही हो रही है, इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है ना? विचार ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों को ट्रेनिंग कैसी दी जाए, ये तो शादी की बात हो गई, बच्चे होंगे, बच्चों को ट्रेनिंग कैसी दी जाए कि दूसरे जिनको अनजान लोग हैं उनसे कुछ सामान नहीं लेना है, इनको कैसे बताया जाए, उसका एक वीडियो है, देखिए ज़रा, आपको आनंद आएगा इसको देखकर। ये आए साहब, इन्होंने पैकेट निकाला, दिया, चिप्स का पैकेट लेना है, हाँ ले लिया, ये उठा के ले गया। अब इसको देखिएगा, ये पीछे वाले बच्चे को, वही सच में ले गया क्या? ओ भैया, ये रोने लगे भाई साहब, एक मुंह फाड़ फाड़ के, लो चाहिए, नहीं चाहिए, ले गया, उठा के ले गया, खा गया होगा उसको, देखो ये देखो मुंह खुला रह गया, रोना शुरू हो गया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई चिप्स नहीं चाहिए मम्मी, मुझे नहीं चाहिए, ये पहले
नहीं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए अंकल, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा है। हाँ तुम ले लो बेटा, तुमको चाहिए आजा, तेरे को मैं पहले ही रो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम्मी तुमको चाहिए बेटा? नहीं मम्मी नहीं चाहिए। सब कितने शरीफ हो गए बच्चे, किसी को बॉल नहीं चाहिए, खिलौना नहीं चाहिए, सबके प्राण निकल गए, हलक में अटक गई जान। ले लो चिप्स तो ले लो। मम्मी नहीं चाहिए, चिप्स खानी छोड़ दी अपने हाथ से। ना बाबा ना, तेरे को चाहिए, गया, ये भी गया, चल बेटा। ये देख रहा छुटकू, दूसरी बार भी सच में ले गया, खा जाएगा क्या? ये भगवान खा गया। घर पे जाके सबने कहानी सुनाई होगी, मम्मी आज हमारे स्कूल में झोला वाला अंकल आया था, बच्चे को खा गया, मेरे सामने खा करके। तो बड़ा सही तरीका है यार, कितने भोले वाले बच्चे बेचारे, बड़े प्यारे प्यारे, और कितना सही तरीका है समझाने का, सिखाने का। क्या आइडिया है लोगों के पास में, कितना बदल गई ना एजुकेशन सिस्टम। एक हमारे ज़माने में होता था नहीं, आज एक बदली हुई एजुकेशन सिस्टम देखने में कमाल है साहब। चलो खैर, और अपने यहाँ तो मेंढक भी बनाते थे ना स्कूल में, मेंढक तो अभी भी बन रहे हैं साहब, लेकिन तरीका अलग है। इनसे मिलिए, ये इधर मत देखिए, इधर देखिए, दिखा मेंढक? अभी मेंढक कूदेगा भी। हाँ मेंढक फुदक, ये देखो जी, ये फुद का मेंढक, सिर्फ परछाई पे ध्यान देना, ये फुद का मेंढक। वारे मेरे वेल्लो, खूब टाइम है तुम्हारे पास, हैं? कमाल है साहब। चलो फिर भी क्रिएटिविटी है, कुछ तो कर रहा है बंदा, कम से कम उल्टे सीधे डांस से तो बेहतर ही है, कम से कम शेडो आर्ट में ही काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड शेडो आर्ट, तो शेडो आर्ट में ही काम कर रहा है, एंड दैट इज़ नॉट ईजी, लेट मी टेल यू। ठीक है ना? तो खैर, बच्चों वाला वीडियो पसंद आया कि नहीं आया आप लोगों को? अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाइएगा। मुझे सबसे ज़्यादा तो उसका छोटे वाले का लगा, जो बार बार जाके देख रहा था, खा लिया क्या इसने, उठा के ले गया, खा जाएगा क्या, पका के खा गया। मैं भी बच्चों को ऐसे ही डराता हूँ अक्सर, बच्चे मिल जाते हैं, कुछ बात नहीं मान रहे होते, ट्रेन में होते हैं, इधर होते उधर होते, मॉल में होते, फिर मैं उनको ऐसे ही बोलाता हूँ, इधर आओ, तुम बड़े प्यारे हो, अच्छा, बड़ा खुश हो जाता है। फिर मैं उनको बताता हूँ, मैं बच्चों को पका के खा जाता हूँ, ऐसे फ्राई पैन में ऐसे करके, फिर ऐसे से हाथ खाता हूँ। ऐसा गजब डरते हैं बाई गॉड, ऐसा गजब घबराते हैं कि पूछिए मत, सच में खा जाएगा, राक्षस जैसे लग रहा है ये, भागता मम्मी। तो खैर, बच्चों की अलग ही ज़िंदगी होती है, अलग ही दुनिया होती है, बड़ी मज़ेदार होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना मत भूलिएगा, अपने अपने पेमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से ये चैनल चलता है। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, और भीम UPI पे nshukla@UPI के इस एड्रेस पर कर सकते हैं। जो भारत के बाहर हैं वे लोग patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर और paypal.me/नितिन शुक्ला GW पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। करना ही है सभी को सपोर्ट, राइट? तो मित्रों, ये था आज का लाइव। किसी ने पूछा कफ सिरप, नहीं आज कफ सिरप को नहीं लेंगे सर, बाद में लेंगे, थोड़ी और जानकारी लेने के बाद, थोड़ी और, क्योंकि इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, सब कुछ मामला इतना सीधा सीधा नहीं लगता, तो कुछ इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि WHO ने जब बोला ना, तो उस पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, ये हम आपको बता दें, ठीक है ना? तो मित्रों, ये था आज का लाइव। कल फिर मिलेंगे, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ, और आप सब ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।